अच्छा, वो जो राष्ट्रपति जी के वैद थे, सवालों का पिटारा खोल दिया। पक्षपात नहीं देख पाता। जो एक्सपेरिमेंट हो चुके ना, दोबारा क्यों कर रहा हूँ? उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला, तन बदन में आग लग गई। जिंदगी में नो बैक। बेसिकली मैं एक दवा बनाने वाला हूँ और मैं एक मजदूर। कुदरत लिख रही है कहानी, जिसको डॉक्टर ने पैनक्रियाटिक कैंसर बोला था। पीजीआई ने जवाब दे दिया था। मैंने उसको चमत्कारिक रूप से ठीक होते देखा था। बाबूजी को बोला, बाबूजी दवा तो बहुत अच्छी है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं दी? पर वैद्य हूं, अनागत नहीं हूँ। जब तक तुम मेरे से इलाज करने के लिए नहीं बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। तीनों को पीसो और गाय के घी में लगा लो। ये दवा हर पीस को ठीक करती है। 1977 से लेकर आज तक ये फार्मूला फेल ही नहीं होता। कितना हमारे ऋषियों ने काम करके एक फार्मूला बनाया है जो आज भी काम कर रहा है। जो कुछ सीखा उन्हीं से सीखा कि पेनकेटाइटिस रही होगी, डॉक्टर ने बोला। और फिर जब मैंने मरीज ठीक होते देखे, अब हो गया ना, मैं कर सकता हूँ। और जिस दिन पिताजी की पास होने की खबर आई, पिताजी चल दिए। ये एक डेस्टिनी था कि कुदरत मेरे को वैद बनाना चाहती थी। और 4 महीने के बाद जिस बच्चे को लंदन से 3 हफ्ते का नोटिस दिया, वो बिल्कुल जिंदा वापस गया, ठीक ठाक। डॉक्टर ने पूछा, हाउ वाज द फ्यूनरल? उन्होंने कहा, ये रहा बच्चा। अब लंदन का डॉक्टर पगला गया। अब ये किस्सा चल ही रहा है कि एक बच्चा और पैदा होता है, बड़ा रेयर टाइप का। उसे लंदन ले जाते हैं। लंदन में बोलते हैं दुनिया का चौथा केस है ये, एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। नो कीमोथेरेपी पॉसिबल। बच्चा 2.5-3 महीने में मरेगा, खून चढ़ाते रहो। जब उसकी रिपोर्ट आई, वो तो किताबों में ही नाम नहीं था। मैंने फिर मना किया, नहीं तो करो इसको भी। वो बच्चा भी बच गया। पर जब भी मैंने प्रपोजल दिया, तो सरकार की तरफ से एक जवाब आया कि व्हाट इज द लिटरेरी बेसिस ऑफ योर वर्क। आईसीएमआर वाले कहते हैं जिस दवा का हमें पता नहीं, हम दें कैसे? बिल्कुल बराबर बात है, पर वहां तक पहुंचोगे कैसे? प्लेटलेट 20,000, कोई साधन ऐसा नहीं था, हो सकता सारे मर जाते। पर 11 मरीजों ने 90 दिन का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा किया और 11 के 11 ठीक हो गए। उसी बात पर मुझे पद्मश्री मिली। ये कहीं नहीं लिखा है, तो मेरी प्रैक्टिस डेटाबेस प्रैक्टिस है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट आर कॉलिंग मी, वेल जी यू हैव ए प्रिवेंटिव मॉडल फॉर कैंसर। डेटा चाहिए। आयुर्वेद की बिगेस्ट वीकनेस है सिंगल केस रिपोर्ट, शॉर्ट टर्म फॉलो एंड पुअर रिसर्च मेथोडोलॉजी। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। नमस्कार, स्वागत है आपका दी एमन पॉडकास्ट में। मेरा नाम डॉक्टर एमन अखलाक अंसारी है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा में सीनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। आज के हमारे गेस्ट किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि अपने आप में एक जानी मानी हस्ती है। ही इज वन ऑफ द पायनियर्स फ्रॉम आयुर्वेदा टू रिसीव पद्मश्री एट अ वेरी यंग एज। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट none other than वैद्य बालिंदु प्रकाश जी। वैद्य जी की जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है। इस पॉडकास्ट में हम अनवील करेंगे कि कैसे एक एमलेस लड़का जिसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं था, एक सक्सेसफुल वैद्य, रिनाउंड रिसर्चर एंड अ सक्सेसफुल बिलियनियर बनता है। इस पॉडकास्ट में हम मेनली क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस पे बात करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया के कौन से स्टेट में क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस ज़्यादा प्रोन है, इसके होने के क्या कारण है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। हर आयुर्वेदा स्टूडेंट को इनकी जर्नी से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। डजेंट मैटर कि आपके अब तक क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, हो सकता है कि आप हमेशा एक फेलियर ही रहे हो, बट द डे यू स्टार्ट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन योर डेस्टिनी चेंजेस। हम आयुर्वेदा एंड मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉक्स अपने चैनल पे लाते रहेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि हर एक सब्सक्रिप्शन से हमें नया हौसला और जुनून मिलता है। तो समय को बिना बर्बाद करते हुए चलिए पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। So, oh my God, I'm so happy and delighted at the same time to have Padma Shri Vaidya Balendu Prakash at my channel. So, I just can't express my feeling कि मुझे कितना अच्छा आज फील हो रहा है कि अभी मैंने recently podcast स्टार्ट किया and this is my privilege to have you sir here on my podcast. I heartily welcome you to the to my channel. How are you feeling, sir? Comfortable now? Shall we start? यस। ओके। सो सबसे पहले तो सर आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप कैसे आयुर्वेद में आए, आयुर्वेद फील्ड ही क्यों चुना और शुरू से आपकी एजुकेशन जो है बीएमएस जो है कहाँ से आपने किया, जो भी क्वालिफिकेशंस हैं आपने कहाँ से उसको कंप्लीट करी। आपने सवालों का पिटारा खोल दिया। मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ चुना। ये मेरी डेस्टिनी थी।
मैं एक वैद्य के घर में पैदा हुआ, पांचवी संतान। ग्रेटफुल। मेरे पिताजी वैद्य चंद्र प्रकाश जी, माँ शशि मुखी। मेरठ में एक मकान था हमारा। और मैंने देखा कि बचपन में हमारे यहाँ दवाइयाँ बनती थी, जैसे खाना बनता था दवाइयाँ भी बनती थी। और माँ बाप दिन रात मेहनत करते थे। तो इमाम दस्ता चलाना, सिलबट्टा चलाना, खरल घोटना, चूल्हा जलाना, पुट लगाना, ये मैं बचपन से देखता है। और क्योंकि हम मध्यम वर्गीय भी नहीं थे और अल्प आयु वो वाले भी नहीं थे, अल्प इनकम वाले, पर हम सब मजदूर थे। तो घर के जो सामान्य काम होते हैं, और घर हमारा थोड़ा सा गांधी जी की जीवन शैली से प्रभावित था, जहाँ पर सब काम करते थे। माँ खादी पहनती थी, पिताजी खादी पहनते थे, और सब काम हम हाथ से करते थे। घर के भाई बहनों में ऐसा नहीं था कि लड़कियां ये काम नहीं करेंगी। अगर बर्तन मांजने तो लड़के भी मांजेंगे, कपड़ा धोना है तो लड़के भी करेंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, पोछा भी लगाएंगे। तो इस माहौल में हम सब घर का काम करते थे, और हम बड़े आराम से, आमदनी सीमित थी तो अभाव भी नहीं था, पर कोई बहुत सारी चीजें भी नहीं थी। बराबर में पैसे वाले लोग रहते थे गली में। तो उसी क्रम में हम चलते रहे। मेरे तीनों बहनों को, हमारे घर में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा था, सब पढ़ते थे और सभी लोग अच्छी अच्छी जगह गए। मेरा मन छठी के बाद थोड़ा विचलित होने लगा, और उस विचलित होने में सबसे बड़ा कारण था कि जो सो कॉल्ड अध्यापक होते हैं, जिनको हम गुरु कहते हैं, मैंने देखा कि वो लोग पक्षपात बहुत करते थे। वो पैसे वाले का बच्चा है, वो ऐसा बच्चा है, तो मैं बचपन से ही पक्षपात नहीं देख पाता। फिर मैं खिन्न हो जाता हूँ। जैसे आपके पास में आया, दो लोग बैठे हैं, आप किसी, मैं भी बैठा हूँ, वो भी बैठे हैं, पर मुझे लगे कि आप उनसे पक्षपात कर रहे हैं, तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं भाग जाऊंगा वहां से। तो फिर मेरा पढ़ाई में से रुचि हटने लगी, और दूसरी वो पढ़ाई बोरिंग भी थी, क्रिएटिविटी खत्म थी। हाँ, जो रचनात्मक हमारे काम होते थे, कहानी के, ड्रामे के, उन सब में मुझे मजा आता था। काष्ठ कला थी हमारे यहाँ की, लकड़ी का काम होता था, कारपेंट्री मैंने सीखी है। तो धीरे धीरे मैंने पढ़ाई से रुचि हट गई, और अंग्रेजी मुझे बहुत बुरी लगती थी। अच्छा। अंग्रेजी के नाम पे तो बस पसीना आ जाता था। और मैंने 10वीं के बाद ही अपने माँ बाप को बोला कि मैं पढ़ूंगा नहीं, हो गया। तो अंग्रेजी से बहुत डर लगता था। खैर, उन्होंने कोशिश करी, पढ़ता रहा। परंतु इस बीच में एक अजीब सी चीज हो गई थी कि मेरे जो भाई बहन थे या मेरे यार दोस्त थे, सबके अपने सपने थे, पर मैं थोड़ा सा उदंड हो चुका था। जिद तो था ही बचपन से ही। मैं एमलेस था, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था जिंदगी में, और एमलेस के साथ में शेमलेस भी था। किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता था, मारो पीटो धमकाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसी क्रम में मैंने इंटर किया, और इंटर में भी क्योंकि थोड़ी सी, किसी को दोष नहीं दूंगा, मेरा ही मन नहीं लगता था, और कॉलेज जाता था, पिक्चर भाग जाता था, ऐसे लोगों की सोहबत में मैं खुद रहता था। तो नतीजा नहीं हुआ कि 11वीं में मैं फेल हुआ। मेरे दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो पूरी गर्मी में जब लोग छुट्टियां मनाते हैं, मुझे ट्यूशन करना पड़ा था। फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ, इन हाउस थे। तो मैं समझता हूँ कि वो भी टीचरों की मेहरबानी है कि उन्हें पैसा मिला, उन्होंने पास कर दिया, क्योंकि ट्यूशन के तौर पे ही पैसा मिला उनको। खैर, पिताजी ने सोचा कि मेरी सोहबत खराब है, पर उन्होंने यही नहीं सोचा कि सोहबत खराब करने वाला यही है। दूसरे कॉलेज में डाला, और इस बार मैं इंटर में 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और 100 में से 33 नंबर पास के होते हैं, मेरे तीनों में 100 में से 10 से नंबर कम थे। समझ में नहीं आती थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और सबसे बड़ी बात थी, जो एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं ना, दोबारा क्यों कर रहा हूँ। मैं कहता गैलीलियो, तू तो अपना काम कर गया, ये जो पेंडुलम है क्यों हिला रहे हो, तो वैसे ही रहेगा ना। लॉजिक था मेरा कि वो जो चीजें हो चुकी हैं उनको दोबारा मेरे को क्यों करा रहे हो, प्रिज्म है, फलाना चीजें होती थी। तो एनीवे, 3 चीजों में फेल हुआ, और हिंदी में मेरे 100 में से 36 आए, और अंग्रेजी में 100 में से 34 आए।
सब में ही हाथ तंग था। अब ये बात पक्की थी कि मैं इंटर पास नहीं करूँगा। फिर कोशिश की, माँ बाप थे कि मानते ही नहीं। पर अगली बार थोड़ा सा ईश्वर की कृपा हुई, बहुत अच्छे गुरुजन मिले और उन्होंने एग्ज़ाम के दौरान नकल करने में मदद करी। सीरियसली? थोड़ा सा पैसा लिया, हम्म। नकल कराई, तो अच्छे थे ना वो। और मैं दूसरी बार में इंटर में 48% मार्क्स लेके पास हुआ, दूसरी बार में। अब आगे क्या करेंगे? तो बचपन में मेरे से वो पूछता था क्या करोगे, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। मैं बेबी सिटिंग, बच्चे खिलाऊंगा। तो ये मेरा इंटर तक का खेल है। अब इंटर हो गया, अब क्या करा जाए? अब कुछ करने का तो मतलब ही नहीं है ना, पक्कड़ आदमी। फिर ले दे के मुझे बीएससी में दाखिला दिला दिया गया। मेरी बहन डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थी, चलो बीएससी करो। अब बीएससी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं पता। और बीएससी में जाके जो कॉलेज लाइफ थी उसका मैंने पूरा फायदा उठाया। हमारा पीटी, सस्पेंशन, जो कॉलेज में था नोटिस बोर्ड पे, वो सारे काम मैंने बहुत शिद्दत से किए, शिकायतें आती रही। और कॉलेज में कम से कम एक शो तो मैं रोज देखता था, एक पिक्चर की शो रोज देखता था। अब धीरे धीरे बीएससी भी हो गई और बीएससी में थोड़ा सा नाजायज फायदा उठाया। मेरी बहन वार्ड में थी, इंटरनल एग्जाम होते थे, थोड़ी सी पेपर आउट करा लिया, फिर थोड़ी नकल मार ली, फिर नंबर बढ़वा लिए। ये धुपलबाजी में करता रहा। अब बीएससी हो गया, अब क्या करें? हाँ, बीएससी में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई कॉलेज में, राजनीति थी, मैं कुछ लोगों ने उसको इस्तेमाल किया मेरा। आपस में मैं मोहरा बन गया क्योंकि मेरी बहन वहाँ टीचर थी और दो गुटों में मेरे को बनाया गया। उस समय मैं कुछ अलग थलग पड़ा, वायलेंट बहुत था। और इस कंडीशन में मेरे पिताजी मेरे को वहाँ से भेजना चाहते थे। पिताजी से संबंध बहुत खराब थे, इतने खराब थे कि वो इस कमरे में तो मैं दूसरे कमरे में, 36 का आंकड़ा हो चुका था। और वेट लिफ्टिंग वगैरह करके मैं कुछ ज़्यादा ही तगड़ा था। अब मेरठ का हूँ, यहाँ तक बटन खुले रहते थे, चौड़ा होके चलता था। तो मेरे जो ग्रुप था, हम लोगों को वायलेंस में मजा आता था। किसी को मकान खाली कराना, चलो, मवाली नहीं होते, तो बड़ा मजा आता था। हाँ भाई, क्यों नहीं करेगा तू? तो 5-7 मुश्तंडे चले जाते तो लोग डरते थे। तो पर उस बीच में जो ऐसा हादसा हुआ तो कुछ गुटबाजी हुई, तो मेरे पिताजी को बताया, क्योंकि अच्छे प्रतिष्ठित थे वो। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे से डील कैसे किया जाए। तो मुझे मेरठ से बाहर भेजना चाहते थे, कि क्योंकि उनको बताया कि कुछ पुलिस वालों ने कि आपका लड़का जिस रास्ते पे है, या तो ये जेल जाएगा या ये मरेगा, अस्पताल जाएगा। तो इसी बीच में टर्निंग पॉइंट जो मेरी जिंदगी का है, एक हमारे यहाँ से एनएसएस का कैंप गया था बीएससी में, एक गांव में हम सब थे, लड़के लड़कियां। तो एक ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह हमारे आए और उन्होंने हमको स्लाइड दिखाई माउंटेनियर की। उन दिनों पीपीटी नहीं होते थे, तो उन्होंने दिखाया कैसे पहाड़ पे लोग चढ़ते हैं, कैसे गिरते हैं, वो करते हैं। तो बड़ी अच्छी उन्होंने एडवेंचरस दिखाई, खतरे वाली। और खतरे वाली दिखाने के बाद वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह हमारे देश का जो पहला माउंट एवरेस्ट पे ग्रुप दल गया था, उसको हेड किया था। वो कामयाब नहीं हुए, अमेजिंग। पर ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, तो वॉज ए माउंटेनियर, उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कौन कौन बच्चा इसमें जाना चाहेगा एनएसएस में। जब हम बैठे थे, हम जमीन पे बैठे हुए थे, वो खड़े हुए थे, सब ने हाथ उठा दिया, मैंने हाथ नहीं उठाया। अब वो मेरे लिए गुनाह हो गया। उन्हें वैद जी, बेटे तुम्हारा क्या नाम है? बालेंदु। तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया, डरते हो तुम? मैं जी, जिन्होंने हाथ उठाया है ये शाम को इतनी दूर तो खेत में अकेले जा नहीं सकते डर के मारे, ये जावेंगे, सब झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया। तो थोड़े से मुस्कुराए। मैं जब सब उठा रहे तो मैं उठा के क्या करता? तो बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है?
पिताजी क्या करते हैं? और जैसे ही मैंने नाम लिया, अच्छा अच्छा, वो जो राष्ट्रपति जी के वैद्य थे, हापुड़ अड्डे पे जो रहते हैं। मैंने कहा बेटा मरे, आज फिर उल्टा जवाब देने पे शिकायत जाएगी। वो बाबूजी को बहुत अच्छी तरह जानते थे। खैर फिर बराबर उनका फॉर्म था, वो ले गए। और शायद उनका फार्म है कि आज जो मेरी ज़िंदगी है, उस फार्म हाउस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे ऊपर है, क्योंकि मुझे उनकी फार्म हाउस की लिविंग बहुत पसंद आई। गोबर गैस लगाया हुआ था, सलीके से करा हुआ था काम। खैर वहाँ से मैं जब आ गया तो मैंने पिताजी को उनके बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे मिले थे, आपको जानते हैं। बात आई गई हो गई। तो जिस समय मेरा 36 का आंकड़ा चल रहा है, पिताजी मुझे कहीं भेजना चाहते हैं और मैं कहीं भी जाने को तैयार नहीं हूँ। मेरे पीछे सिर्फ खून सवार है कि मुझे कुछ लोगों को मारना है। झगड़ा ऐसा हो गया था, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, नहीं जाऊँगा। तो आखिर में पिताजी ने पता नहीं कैसे बोले कि तुम ट्रैकिंग प्रोग्राम में क्यों नहीं जाते हो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के, वहाँ चले जाओ। मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला, तन बदन में आग लग गई। बोला, हिजड़े थोड़ी जाते हैं। हिजड़ा, जवान लड़के को हिजड़ा कौन जाऊंगा मैं। और मैं वहां से जैसे ही मैंने हाँ बोला, पिताजी ने आवना देखा था, उन्हें फोन लगाया। अगले दिन सुबह दिल्ली ले गए, यूथ हॉस्टल में ले गए, और मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। एक एमलेस और शेमलेस बच्चे की कहानी शुरू हुई। मैं पहली बार घर से निकला यूपी से। माहौल अलग था। हम कैसे परिवेश में रहते हैं वैसे हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि हमारी जीन कैसे है, नहीं, आपकी परवरिश कैसी है, आपकी सोहबत कैसी है, उसका फर्क पड़ता है। तो संगति सोहबत सोहबत तो मैं दिल जम्मू से। कश्मीर में 250 किलोमीटर के ट्रैक के लिए निकला। और अब मेरे अंदर डर बैठना शुरू हुआ। पहली बार जम्मू पहुंचा, रात को होटल वाला क्या करेगा, कैसे करेगा। फिर ट्रेन बस में बैठा 12 घंटे की किश्तवाड़, जहाँ भी बाढ़ आई थी, वो हमारा कैंप था। मैं यूपी का इकलौता था। तो सुबह ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी को मैं बोलता हूँ, सर मैं तो अकेला हूँ। बोले अकेले का हूँ, पूरा देश एक है। ब्रॉडर होरिजन होने शुरू हुए। फिर मैंने देखा सब लोग लाइन में खाना खाते हैं, अपना सामान रखते हैं। एक दिक्कत थी, सब अंग्रेजी बोल रहे थे। अब मैं ओके ओके यस ओके से ज़्यादा कुछ आते ही नहीं। जिसे अंग्रेजी नहीं आते, यही सब बोलता है ना वो। तो लाइन में लग के अब हिम्मत ही नहीं होती थी लाइन तोड़ने की। नहीं तो मैं कोई अनुशासन मानता ही नहीं था, मेरी मर्जी। खैर ट्रैकिंग शुरू हुई। अब मेरे को मिला एक मूक टीचर, जो कहता कुछ नहीं है, पर आपको फॉलो करना है रूल। आपकी दादागिरी चलेगी नहीं। मैंने एक दिन बोला, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद मैं नहीं करूँगा। तो मेरा इंस्ट्रक्टर कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस जाओ, पर अकेले जाना पड़ेगा। और जिस कैंप पे जाओगे वहाँ जगह नहीं होगी, कि हर चीज़ यहाँ पे लिमिटेड है। तो मजबूरी में मुझे आगे चलना पड़ा। लौटने का रास्ता ही नहीं जिंदगी में। तो उसने क्या सिखाया, जिंदगी में नो बैक, यू हैव टू मूव। गो बैक होता ही नहीं है। फिर आगे चले, माउंटेन के रूल हैं, ऐसे चलो ऐसे चलो। मैं 3 बार मरते मरते बचा, क्योंकि मैं तो अपनी दादागिरी में था। थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग क्या कर लेता था, 135 किलो की दुनिया उठा ली मैंने। ईंट तोड़ता था हाथ से। तो वो ब्रूस ली की पिक्चर विक्चर आती थी ना, बस दिन भर मेरे को फिजिकल एक्सरसाइज का शौक था। 1200 रस्सी कूदवा लो, 13 किलोमीटर दौड़ दिलवा लो, स्विमिंग करा लो, घुड़सवारी करा लो, जो भी करा लो, ये सब काम मैं करता था। खैर उस 16 दिन के बाद अब एक हादसा हुआ। एक पहाड़ी नाला पड़ता है मारगन पास पर, 14,000 फीट पर। उसको 2 बजे से पहले क्रॉस करना होता है, सिंधन पास। बिल्कुल ठंडा पानी होता है, पानी कम होता है, पर बहाव बहुत तेज और ठंडा बिल्कुल। बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, लगता है तो सृष्टि खत्म है। हम उसे पार कर रहे थे, तो एक लड़की थी गुजरात की, वो फिसल गई। जूते हाथ में थे, वो फिसल गई। खैर उसको निकाला, तब तक नीली पड़ गई थी, लोगों ने मला वला, उसे ठीक हो गई। पर दिक्कत क्या हुई कि उसका एक जूता बह गया। उसका जूता बह गया, और मैं जिस हालत में गया था, मेरे माँ बाप ने बोला था कि इसे मरना है तो वहीं जाके मरे, यहाँ तो ना मरे। आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने मुझे भेजा था। तो मैंने उस बच्ची को अपना जूता दे दिया, एक जूता। और मैं एक जूते से उस बर्फ में करीब 12 किलोमीटर चला। मेरी टांगे इतनी मोटी हो गई, कहीं बर्फ थी, कहीं ऐसे थी। तो सब ने मेरी तरफ देखना शुरू किया, वो जो गुजराती थे, मराठी थे,
क्योंकि मैं ग्रुप में था पर अकेला था। फिर उन्होंने मेरे से हिंदी में बात की, टूटी फूटी अंग्रेजी में बात की, क्योंकि हिंदी तो जानते ही थे। पर वो सब बड़े बड़े घरों के लोग थे, ट्रैकिंग बड़े लोगों का शौक था। तब बोलने लगे तुम क्यों आए, तुम क्यों आए, तुम क्यों आए। तो सबके अपने अपने सपने थे, मेरे पास कोई सपना नहीं था। तो मैंने कहा यार मेरे तो झगड़ा से आया था, बाप ने कहा कि या तो तुझे मरना है तो वहीं जाके मर ले, नहीं तो अस्पताल। तो जिस लड़की का मैंने जूता दिया था वो थोड़ी सी भावुक हो गई थी मेरे लिए। मेरी तो उम्र 18 साल थी। तो उसने एक बात बोली, मैंने बोलता बालेंदु, यू नो, जानवर लड़ते हैं, आदमी नहीं लड़ते। वो बात मेरे दिल में बैठ गई। अब मुझे दिखाई दिए कुत्ते लड़ते हुए, मुर्गे लड़ते हुए, गाय भैंसे लड़ते हुए। तो मैं वहां से जब आया, मैं एक बदला हुआ इंसान था, पूरा अनुशासन में आ गया था। एक दिन मैंने अपने पिताजी को माँ से कहते सुना कि किसी में चोट वोट तो नहीं लगी कोई, क्योंकि मैं डिसिप्लिन हो गया था। एक दिन 2 किलोमीटर नीचे आने के लिए मुझे पूरा चक्कर काट के आना पड़ा, मैं शॉर्टकट नहीं ले पाया। मुझे पहाड़ हंसते हुए दिखाई दिए, लगाम पे जोर, अपने माँ बाप पे जोर दिखा दिया जिन्होंने पैदा किया है। तो उस कुदरत ने, कश्मीर की जो वादियाँ थी 250 किलोमीटर की, उसने मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट किया। वहाँ पर मुझे कुछ, एक जड़ी बूटी से सांप की पाव जी ढूंढते थे, वो मिली। तो अब मेरे दिमाग में हो गया कि ट्रैकिंग कर लेते हैं, पर पैसा कहाँ से आएगा। तो इधर जब वापस आया तो अब मेरे पास कुछ नहीं है। एमए शमे करके तो कुछ होगा नहीं। मेरी बहन बोली एमए कर ले, ये कर ले। एमए सोशलॉजी में एडमिशन की भी बात हुई, पर मज़ा नहीं आया। तो बाबूजी बोले देख मेरी खरल मूसली पड़ी है। अब उनकी हिम्मत हुई बात करने की, इनको कर ले तो रोटी वोटी खा ही लेगा अपनी तो, और ये सब बेकार जाएगी। मैं ठीक है जो इसमें घूमने को मिलेगा, जड़ी बूटी के ले जाऊंगा मैं बाहर। अब वो ट्रैकिंग मेरा एक पैशन हो गया कि मैं माउंटेनियर बन जाऊंगा, कोई बुरी बात नहीं। अब बीएमएस कर लो। तो बीएमएस करने के लिए जिस कॉलेज में जाए, मिनिमम 50% नंबर चाहिए। दिव्या कॉलेज पहुंचे तो 65% पे लास्ट एडमिशन था। यूपी बिहार में एडमिशन ही नहीं थे, कहीं पर भी एडमिशन का मेरा स्कोप नहीं था। अब गंगा को आना था, भगीरथ को जश मिला था। सितंबर 78 में एक अखबार में विज्ञापन आया कि दिल्ली प्रशासन से मान्यता प्राप्त धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज मुंडका नांगलोई में सीसीआईएम के द्वारा पाठ्यक्रम जो पास है। तो बाढ़ बहुत आई हुई थी, मैं करीब 9-10 घंटा पैदल चल के वहाँ पहुंचा। एक गांव में झोंपड़ा पट्टा टाइप का एक आयुर्वेदिक कॉलेज था। वहाँ पे जब पहुंचे तो 50% की बात आई। तो मैंने कहा मैं तो इतने हैं। तो वहाँ पे एक सज्जन थे जो कॉलेज चला रहे थे, बिल्कुल चकाचक सफ़ेद कुर्ता धोती में, दाढ़ी भी सफ़ेद, बाल भी सफ़ेद, टीका लगाए हुए, लगते थे बिल्कुल सात्विक पुरुष है। बोले बेटा कहाँ से आए हो तुम। मैं जी मैं मेरठ से आया हूँ। अच्छा मेरठ से आए हो, तो तुम्हें हम 5% एक्स्ट्रा देंगे आउटसाइड स्टेट। तो मेरे अब कितने हो गए, 53% एंट्री हो गई। फिर क्या बीएससी करी हुई है, हाँ 5% और ले लो, अब हो गए 58%। फिर पता चला मैं वैद का बेटा हूँ, 5% उन्होंने और रखे हुए थे, 63%। तो उसमें जो एग्जामिनेशन कमेटी की जो मेरिट लिस्ट बनी, उसमें मेरा जब नाम आया तो वेटिंग लिस्ट में आखिरी नाम था। ये एक कुदरत लिख रही थी। उस कॉलेज में शायद पंखा भी नहीं था, कड़ी डाल के खेतों में बना रखा था, सरकार ने मान्यता दी थी। एडमिशन हो गया, काम चीज चालू हो गई, पर पता चला एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका था। मान्यता प्राप्त तो था, पर वो कॉलेज ही खोलता था, जो भी सरकारी तंत्र उसके साथ होता था। तो खैर हम पढ़े, वहाँ पर एक प्रिंसिपल थे, वो मेरे को बहुत पसंद करते थे, पर वो भी उस रैकेट के हिस्सा थे कॉलेज खोलने वाले के। एक प्रिंसिपल, एक मैनेजमेंट, ये सब होता था। तो हमारा एग्ज़ाम हो गया, मैं पास कर गया बीएमएस फर्स्ट ईयर। पर मैं लग गया कि ये कॉलेज कॉलेज नहीं है, मैं उसके बंद कराने के पीछे लग गया। दिल्ली प्रशासन की मैंने ऐसी की तैसी कर दी, सड़कों पर आंदोलन किया, पार्लियामेंट तक मार्च किया, 800 लोगों को लीड किया, पैरों में इतने बड़े बड़े छाले हुए,
मैंने कहा आप इस कॉलेज को बंद करो। मान्यता दी क्यों है, जबकि मैंने उस कॉलेज के लिए बस के पास, ट्रेन के पास सब करे, उनकी नीयत ही नहीं थी। और उस कॉलेज के एडमिशन के दौरान जब मैं गया वहाँ पर मेरिट लिस्ट में, तो पता चला कि उनको 10-20 हज़ार रुपये डोनेशन भी चाहिए। पैसे तो थे नहीं। फीस थी 2,671 रुपये साल की, वो तो मिल सकती थी। और पिताजी बोले कि मैं जीते जी तुझे गड्ढे में धक्का नहीं दूंगा। संबंध थोड़े सुधर गए थे। मैं कहा नहीं पिताजी, ऋषि मुनि भी तो जंगलों में पढ़े थे, मैं भी पढ़ लेता हूँ। खैर, मैं वहां पर बैठा था, फिर ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा निराश था कि पैसे तो है नहीं। तो मैं थोड़ी सी खुरपी और एक बोरी ले गया था कि कुछ जड़ी बूटियां होती ना च्यवनप्राश की, दवा बनानी मैंने पिताजी के साथ शुरू कर दी थी। मैं वो खुद लाता हूँ, जो पिछली बार देख के गया था। तो एक लड़का आता है वहां पर, सफेद कुर्ता पजामे में, वो मेरे को देखता है, मैं उसको देखता हूँ। वो भी मेरठ का एक फैमिली का नमूना था, मेरी तरह, किसी काम का नहीं। पर नागलोई के खादी ग्रामोद्योग भंडार का वो मैनेजर था, शॉपकीपर। उसे मैनेजर बोल देते हैं कई बार, कि दुकान का जो सेल्स पर्सन है, वो कहता है मैं मैनेजर हूँ। तो उसको उस कॉलेज ने अपने बोर्ड में रखा हुआ था, मैनेजमेंट बोर्ड में, मैनेजर फलाना फलाना खादी विभाग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने एडमिशन के लिए आया था, क्या हुआ, मैंने कहा जो डोनेशन मांग रहे हैं, चल अंदर। और मेरा दाखला उस आदमी ने, जिससे लेना एक न देना तो पता नहीं कब से कब मिला था, पिताजी के समय मेरठ में था, तो मेरा इस तरह दाखला हुआ। तो सब चीज़ें अपने आप हो रही। वो कॉलेज खुल रहा है, मेरे को 15% का रिबेट मिल रहा है, फिर एक जो लिमिटेड फीस है उसमें मेरा दाखला हो रहा है, और मैं पास हो जाता हूँ। फिर मैं उस कॉलेज को बंद करा देता हूँ, आंदोलन करता हूँ, 1.5 साल मेरा छूट जाता है। मैं मैनेजमेंट कॉलेज वालों को यही बोलता हूँ कि आपने इसे दिया क्यों, आप मुझे एनओसी दो, मैं कहीं भी जाऊँ, पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, बट यू हैव टू गिव मी एनओसी। और मैंने ऐसी की तैसी करके उनकी, पता नहीं जिद्दी हूँ, जब लग जाता हूँ तो छोड़ता नहीं, एनओसी लेके मैं घर में बैठ गया। तो एक समय पिताजी में कुछ वायलेंट था, हमें कुछ करना था। पिताजी बोले देखो तुम्हारे मरने से, बसों को जलाने से कुछ नहीं होगा, दवा बनाओ। पर तुमने जितना काम करना था कर लिया। बात समझ में आई, मैं अपने दवा बनाने लगा कि अच्छी दवा बनाऊंगा। और मेरा एक ही था कि अच्छी से अच्छी आयुर्वेद में दवा मिलनी चाहिए। बेसिकली मैं एक दवा बनाने वाला हूँ, और मैं एक मजदूर हूँ। मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, पर आप मेरे से बोलो कि 8 घंटे खरल घोटना है, इमाम दस्ता चलाना है, सिलबट्टा चलाना है, गोबर पाथना है, फेरी लगाना है, मैं सब कर लूँ। पर पढ़ने की बात मत करना, और अंग्रेजी की तो बिल्कुल ही मत करना। तो मैं अपने को बालिंदु भारतीय था, भारतीय बोलता था। हम भारतीय हैं, हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों करें, ऐसे जैसे बोलते हैं ना, ऐसे यूपी का टिपिकल भैया था मैं। खैर, मैं अपनी दवा बना रहा हूँ बड़ी शिद्दत के साथ, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मेरे पिताजी कहते थे ऐसी दवा तो बनी नहीं। उनकी प्रैक्टिस चलने की, बड़ी अच्छी अच्छी दवा मैंने बनाई, अकेले अकेला आदमी क्या कर सकता है। तो यहाँ तक मेरा कोई अभी एम बना नहीं है, मैं कर रहा हूँ काम। पर अच्छी दवा बनाना मेरा हो गया है कि अच्छी दवा नहीं होगी तो कैसे काम होगा। और पिताजी के समय में दवा बनाने वाले वैद्य खत्म हो गए हैं, तो मैं दवा बना के अगर बैठ जाऊंगा तो लोग आते ही रहेंगे, क्योंकि असली तो दवा काम करती है। डिग्री को कौन पूछेगा, ज़्यादा पूछेगा तो सिर मुंडा के भगवा कपड़े पहन लूंगा, बाबा की दवा है, बाबा की भभूति है। ऐसा मैंने अपने दिमाग में सोचा, पर मेरा उद्देश्य था कि अच्छी दवा बनाना। इसी बीच में हमारे जो दिल्ली के प्रिंसिपल थे, वो रोहतक चले गए, इस कॉलेज में, मस्ताना आयुर्वेदिक कॉलेज में, बहुत बड़ा कॉलेज है। और वो शायद मेरे से किसी बात से प्रभावित थे, और उसमें एक प्रभावित और भी था। उनकी 7 बेटियां थी, कोई 5वीं पास, कोई 8वीं पास। तो किसी किसी बीएमएस को पकड़ के वो एक लड़की उसके हाथ में पकड़ा देते थे, अग्रवाल थे। तो उनको अपनी एक लड़की के लिए, जो शायद 5वीं 8वीं पास थी, मैं पसंद आ गया था। तो उनके दिल में मेरे लिए अफेक्शन पैदा हो गया था। कहते हैं, कोई फ्री लंच नहीं होता, कोई अगर आपसे कुछ नहीं ले रहा तो कुछ ना कुछ तो रोड़ा है, ये पता नहीं था, बहुत बाद में पता चला। तो वो मेरे घर पहुंच गए, और पिताजी को बोला कि आप इसे घर में बिठा के क्यों रखे हो, इसको आप मेरे पास भेजो, मैं इसे दाखला दूंगा। मैं जबकि मूड में नहीं था, परंतु पिताजी ने कहा यार एक आदमी आके बोल रहा है, और सही तो कह रहा है, डिग्री होगी तो क्या होगा।
फिर डेस्टिनी कॉलिंग, आई वेंट रोहतक और मेरा वहाँ पे दाखिला हो गया। और फिर एक दिन प्रिंसिपल साहब बोले कि अरे तेरी शादी पिंकी से कर दूंगा। तब तक मेरा दिल कहीं और आ चुका था। जिससे मेरी शादी हुई, मैं उनको इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। तो मैंने कहा कि 19 साल का था जबकि मैं 19-20 साल का। पर जो होनहार लोग होते हैं ना, बचपन से ही अच्छे हो जाते हैं। तो उसमें मैंने कहा सर गुरु तो आप हैं। खैर हमारी ये बात चली रही थी कि एडमिशन हुआ, 8 दिन कॉलेज चला और मैनेजमेंट ने उनके बाद उस प्रिंसिपल को निकाल दिया। शायद वो मेरे लिए बने थे। कुदरत लिख रही है कहानी, मैं सब देख रहा हूँ। अब मैं कहा जाऊँ, मेरा तो एडमिशन हो गया। अब प्रिंसिपल साहब की जरूरत नहीं रही। कॉलेज बंद रहा, फिर मैं गया। और इसी बीच में एक और कहानी हुई कि मेरे पिताजी को, ये अगस्त की बात है, 13 दिसंबर 1980 को मेरे पिताजी को रात को पैरालिसिस हो गया। खट्टे खट्टे थे, बहुत कसरती थे, लगता ही नहीं था इन्हें कुछ होगा भी। हथौड़े जैसे हाथ थे। अब वो थोड़े से डिमोरलाइज हो गए। मैं मरूंगा, मैं करूंगा, क्या करूंगा। और मैं सोचता था मैं रोहतक में हूँ, भाई बाहर जा चुका है, कौन कमाएगा, कौन करेगा, समझ में नहीं आता था। तो मेरे को उन्होंने बोला एक वृत्तवाद चिंतामणि बनाओ। मैंने बनाई। उन्होंने खाना शुरू किया, उनको फायदा हुआ। पर अभी मानसिक तौर से वो टूट चुके थे, उनके गुरु जी नहीं थे। उनको एम्बिशन थी कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो मैंने देखा था कि 1972 में उनके पास एक मरीज आया था जिसको डॉक्टर ने पैनक्रियाटिक कैंसर बोला था। पीजीआई ने जवाब दे दिया था। तो उनके तख्त पर मैं बैठ के बातें सुना करता था। जब मरीज आते थे, मैं खड़ा रहता था। तख्त बॉय था, पानी पिला दो, ये पैसा ला दो, वैसा असिस्ट करता था। मैंने उसको चमत्कारिक रूप से ठीक होते देखा था। ऐसे कुछ मरीज देखे थे। मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज भी देखे थे जो नहीं ठीक होते थे। तो वो मेरे पास एक इम्प्रेशन था कि बाबूजी के पास ये ठीक होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इसको करेंगे। और एक कारण और हुआ था बीएससी में, जिसने मेरे को आयुर्वेद की तरफ लिया। बीएससी फर्स्ट ईयर में जब मैं पहुंचा, तो मेरे को यहाँ पर एक दाना हुआ, बड़ा दर्द वाला हुआ था। तो मेरे ब्रदर इन लॉ से मैं एमडी कर रहे थे मेरठ में। मैं उनके पास पहुंच गया। उन्होंने देखते बोला तुमको हर्पीस जोस्टर हुआ है, एक दाने से। अब ये ऐसे फैलेगा बाईं तरफ, इसकी दवा कोई नहीं है, लैक्टोकैलामाइन और टैंडिल की गोली खाते रहो। और मुझे पता है कि मेरी रातें वो फैल गया बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह। सारी रात चिल्लाता था, कपड़ा नहीं पहन पाता था, नींद नहीं हो पाती थी। मेरा 15 दिन में 2 किलो वजन कम हो गया। मेरे घर में पिताजी मुझे रोज देख रहे हैं। मेरी माँ कहती है अजी से देख लीजिए, ये तो कुछ खा पी ना मन मरा जाएगा ये। उस दिन मेरे पिताजी ने मेरे को अपने दवाखाने में ऐसे करके देखा। बोले तुमको विसर्प रोग हुआ है। मैं विसर्प रोग क्या होता है? जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है। तो दवा, अलमारी खोली तो उसमें एक सिल्वर की डिब्बी होती थी, काले रंग का मलहम था। वो मैंने लगाया, उस रात में आराम से सोया। और सुबह मैं इतना ठीक था कि कमीज पहन के कॉलेज पहुंच गया। और कॉलेज जाने का बड़ा शौक हुआ था उस समय, क्योंकि पहली बार मैं कोएड में पढ़ रहा था। तो इंसेंटिव तो थे ना। और तो दिल कॉलेज में ही लगता था फिर। और वहां पर मेरी एक सहपाठी थी, वो एक डॉक्टर की बेटी थी। उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो कहती इसका तो इलाज ही नहीं है। हम लोगों ने सपने देखने शुरू कर दिए, इसे पढ़ाएंगे, बेचेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, होता है ना स्कूल में। तो मैं जब वापस आया शाम को, बाबूजी को बोला बाबूजी दवा तो बहुत अच्छी है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं दी? बहुत तगड़ा बातों का झापड़ लगा, हाथ का नहीं। बोले बेटा मैं वैद्य हूँ और तुम्हारा बाप भी हूँ। बाप के नाते तुमने मेरे से जो मांगा मैंने तुम्हें दिया।
पर वैद्य हूं, अनागत नहीं हूं। जब तक तुम मेरे से इलाज करने के लिए नहीं बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। आज तुम्हारी माँ ने बोला, तुम आए, मैंने देखा, दवा दे दी। उस समय मुझे जरूर लगा कि मेरे पिताजी हैं कि कसाई हैं कि इगोइस्ट है। तो उसका नतीजा यह है कि आज भी मेरे किसी सेटअप में मेरा बोर्ड नहीं लगता। मैं कभी बोर्ड नहीं लगाता हूँ, क्योंकि वो पिताजी अनागत। कोई भी चीज ऐसी नहीं करो जिससे तुम मरीज को बुला रहे हो। लेट हिम कम बाय हिमसेल्फ। पर उस दिन रात फिर मैंने दूसरा कहा, बाबूजी इसका तो इलाज नहीं है, इससे हम लाखों कमाएंगे। उस समय करोड़ों की बात नहीं होती थी। पिताजी बोले, बेटा मैं वानप्रस्थ चल रहा है, 50+ हूँ, जो मुझे करना था कर लिया। तुम जवान खून हो, जो चाहे वो करो, 1000 कमाओ, लाख कमाओ, ना कमाओ, पर मेरे कंधे पे बंदूक मत रखो। चिकने घड़े की तरह क्लीन बोल्ड किया। अब तैश में तीसरा सवाल था, ठीक है इसका नुस्खा बताइए। ऐसा कहा जाता था कि जो चले जाते हैं हम उनकी बुराई करते हैं, कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया। ये नहीं कहते हम बैठे नहीं। अब उन्होंने नुस्खा बताया। ये नुस्खा क्या था कि नीम के जो पत्ते होते हैं, जो पक के नीचे गिर जाए, इन्हें उठाओ और धो के सुखा दो, और इसको फिर एक मिट्टी के बर्तन में बंद करके पुट दे दो। राख हो गई। अब आप कोबरे की जो लेफ्ट ओवर स्किन है, केंचुली, इसको लो, उसे भी बंद करो, उसकी भी राख कर लो। अब जितनी राख नीम की है, उतनी केंचुली की राख, और उतना ही गन पाउडर, तीनों को पीसो और गाय के घी में लगा लो। ये दवा हर पीस को ठीक करती है। और उस दिन से लेके आज तक 87, कितना, 1977 से लेके आज तक ये फॉर्मूला फेल ही नहीं होता। पर उस रात में सोचने पे मजबूर हुआ। बीएससी कर रहा था, थोड़ी स्टोरी ऑफ इन्वेंशन पढ़ता था, वो मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी। न्यूटन की कहानी, डार्विन की कहानी, राइट ब्रदर की कहानी, मेंडल की कहानी। तो मैंने कहा नुस्खा किसने बनाया? कैसे तो सांप देखा, सांप जैसी बीमारी बताई, फिर नीम के पत्ते, ये सब कितना हमारे ऋषियों ने काम करके एक फॉर्मूला बनाया है जो आज भी काम कर रहा है। इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा ज्ञान है। तो कीड़ा पड़ा कि ये जो आयुर्वेद है, इसके पीछे एक बहुत गहन विज्ञान है, जो समय के थपेड़ों में खो गया है। हमें आज के साथ इसको करना चाहिए। क्योंकि मैं ठीक हो गया था, मैं भी भूल गया, फिर लग गया अपना उठा पटक में। पर जब मैं आयुर्वेद में आया तो ये चीजें मेरे दिमाग में आई कि हाउ टू ब्रिंग स्टेटेड एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदा टू मेन स्ट्रीम। अब पिताजी को पैरालिसिस हुआ, तो मैंने कहा, बाबूजी आपने जो सन 72 में दवा बनाई थी वो कहाँ गई? मैं उनको एंगेज करना चाहता था। अगेन अगेन कुदरत काम करा रही है। मैं कहा ये बनाऊंगा, छोटी छोटी दवाई बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा और पहाड़ पे घूमूंगा। 1982 में जाके मैं माउंटेनियरिंग का एडवांस कोर्स भी कराया तेन सिंह के पास। तो ये सब हो गया। अब पिताजी को जो नुस्खा हुआ कि साहब वो दवा कैसे बनेगी और क्यों नहीं बनी दोबारा, तो उनकी डायरियों को जब पलटा गया तो पता चला उन्होंने एक रॉ मेटेरियल इस्तेमाल गलत किया था। वो अपनी दवा में तांबा इस्तेमाल करते थे। तो एक दिन एक उनका दूधी आता है कि बाबूजी मैं खेत में हल चला रहा था, ये घड़ा मिला, उसमें सिक्के मिले हैं, और सिक्के ऊपर तूतिया जमा हुआ था नीले नीले रंग का। पिताजी ने सोचा कि शायद ये प्योर कॉपर है। उन्होंने उस प्योर कॉपर की जगह उसको लेना शुरू किया। उससे दवा बनाई, 2-3 बार नहीं बनी, उन्होंने छोड़ दिया। तो जब मैंने कहा, बाबूजी आपने कौन सी दवा बनाई थी, किससे बनाई थी, तो देखा मैं तांबा लाया और आज मैंने सिक्का इस्तेमाल किया। तो रस रंगने में लिखा है कि तांबे को जब गर्म करके मारेंगे तो फैल जाएगा। यहाँ गर्म करते टूट गया। पिताजी बोले, अरे मैं तो अंधकार में था, ये तो बनाओ भाई। वो एलॉय था। वो दवा फायदा कर रही थी सांस पर उस पर नहीं कर रही थी जिस पर करते हैं। मैंने फिर से लगा, तांबा बनाया, और वो जो दवा बनानी शुरू की, उसने फिर से काम शुरू किया। और बस यही तो होना था। पिताजी ने वो जानकारी मेरे को देनी थी, और ठीक 13 दिसंबर 1984 को रात के 1:15 बजे वो प्राण त्याग दिए। 4 साल पहले पैरालिसिस हुआ, 6 महीने वो डायलिसिस पे रहे।
3.5 साल का मेरा जो उनका संबंध था वो दूध और पानी का संबंध था। अब दुनिया कहने लगी बेटा हो तो ऐसा हो, पर शायद वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ईश्वर की कृपा थी। और उसी दिन मेरा रिजल्ट आया था 13 जुलाई 1984 को, पोस्ट कार्ड की मैं पास हो गया। तो पिताजी बोले अच्छा है तुम वैद्य बन गए। और उसके आधे घंटे बाद उन्हें अटैक आया, एक्यूट अटैक रीनल फेलियर का। तो ये मेरी कहानी बनती चली गई। तो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से नहीं शुरू हुआ, और फिर पिताजी के बाद मेरी ज़िंदगी 1985 से शुरू हुई। और फिर एक जुनून पैदा हो गया कि जो मेरे पिताजी करते थे उसको करने के बाद ये हुई। तो ये एक आई थिंक प्री डेस्टिन्ड है, जिसमें कुछ नहीं सोचा और मैंने अपने समय के बहाव में अपने को छोड़ दिया। और मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन किसी उद्देश्य प्रति के लिए हुआ है, और जो भी हादसे मेरी ज़िंदगी में होते रहे उनका कोई ना कोई मतलब रहा है, चलते जाना है। आपकी जर्नी सर बहुत अमेजिंग है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग कि कैसे मतलब कैसे कोई एक एमलेस जो है स्टूडेंट है और वो फिर एकदम से कैसे इतना कुछ लाइफ में पेशेंट डेडिकेटेड हो के जो है इतना काम कर रहा है। तो जो अभी आपने ये बताया सर, विसर्प आपने नाम लिया, ये जो मेडिसिन की अभी आपने बात करी है कि पिताजी से मेडिसिन वो करी थी, तो ये विसर्प चिकित्सा के लिए जो है मेडिसिन आपने उनसे सीखी थी? जो कुछ सीखा उन्हीं से सीखा। अच्छा, विसर्प के लिए सीखा था आपने। और बाकी जैसे अभी तो आप क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस पे तो काफी मैंने अच्छा मैंने अभी बताया कि हाँ, पेनक्रियास वाली जो दवा थी वो हाँ, दोबारा बनी, 80 हाँ। के बाद उसका रिवाइवल हुआ। अच्छा, और वो डॉक्टर ने, पैनक्रियाटाइटिस के लिए। पैनक्रियास कैंसर थी तो हाँ। डॉक्टर ने बाद में बोला हम्म, उसे पैनक्रियास कैंसर ना होकर पैनक्रियाटाइटिस रही होगी। तब मुझे पैनक्रियाटाइटिस आया, और हम्म, पिताजी के बाद मैंने दवाइयाँ बनाई, इलाज किए। और हम्म, इसी बीच में जब मैं पिताजी गुजर गए हम्म, तो मैंने हमेशा अपनी वेशभूषा पैंट कमीज की रखी। हम्म, शास्त्रों में लिखा है, छद्मचर वैद्य होते हैं, उनकी वेशभूषा तो वैद्य की होती है, पर वो वैद्य नहीं होते, पगड़ी लगाएंगे, टीका लगाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, छद्मचर नहीं करना है, मुझे अपने आउटफिट से किसी को इम्प्रेस नहीं करना है। हम्म। कोई मेरे अंतर मन को झांकेगा तो वही बात है, कोई मेरे ज्ञान को झांकेगा तो है। मैं किसी भी तरीके से इम्प्रेस नहीं करूंगा। आजकल घरों घरों में घूमते हैं, गांव में गलियों में छन्नचर वैद्य घूम रहे हैं आयुर्वेद के नाम पे, उस अब तो समय भी थे, चल। उस समय भी थे। जी, हमारे शास्त्रों ने लिखा है, तो ऐसा नहीं कि आज है, पहले भी थे। जी, जी। तो मैंने अपना वेशभूषा ऐसा रखा, और हम्म, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं जाता था, तो हम्म, गली में सब लोग जानते हैं, कॉलेज तो जाता नहीं है। जी, मेरा 4th और 5th ईयर में हम्म, 0 अटेंडेंस का केस है। अस्तर आयुर्वेदिक कॉलेज हम्म। में 0 अटेंडेंस है मेरा, क्योंकि वहाँ कोई वैद्य बनने जाता ही नहीं था, तब अटेंडेंस 75% अटेंडेंस रिक्वायरमेंट नहीं थी? कंपलसरी थी। देन तो कैसे एग्जाम में आप अपीयर हुए? अगेन एक कहानी बन गई। मेरे पिताजी के पास एक पेशेंट आई, परवी देवी सोनीपत की। हम्म, मैं दवा बना रहा हूँ, दवाइयाँ काम कर हम्म, रही हैं, मैं पिताजी का एक सहारा बन गया हूँ, और उनकी जो प्रसिद्धि हो रही है। हम्म, मैं दिन रात दवा में हूँ, मुझे मजदूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, जमीन पर सोता हूँ, रात को सो जाता हूँ लुंगी पहन के। एक वजह से मजदूर होता है ना, पक्कड़ मजदूर हूँ मैं। अब पिताजी की दवा काम करती है, पिताजी की तो दवा बहुत अच्छी बन गई। तो एक परबी देवी नाम की औरत आती है, उसको गर्भाशय में कैंसर होता है, डॉक्टर हम्म, ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। तो मेरे पिताजी ने जब को मैंने ज्वाइन किया था, वो 100 रुपया रोज भी नहीं कमा पाते थे, और मेरे इंटरवेंशन के बाद वो 3,000 रुपये रोज कमाने लगे। ग्रेट। अच्छी अच्छी दवा हुई, और मैं पीआर बहुत अच्छा करता था, उनकी हम्म, अखबारों में खबरें सारी इंटरव्यू में देता था। हम्म, देखते देखते मेरे अंदर कुछ खासियत है, मैं किसी भी चीज को प्रसिद्ध कर सकता हूँ। मेरी अमेजिंग थोड़ी सी क्वालिटी। दृष्टि दूर की चलती है। हम्म, वो ग्रे मैटर है मेरा। एक ग्रे मैटर होता है जो इधर देखता है, एक 20 दीवार हम्म, के पार देखता है। तो ये मेरे को इनबिल्ट चीजें समझ में आ चुकी हैं। मेरी सोच थोड़ी लोगों से अलग है, अलग क्या, बिल्कुल ही अलग है। विजनरी पर्सनालिटी। और विजन विद स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग एंड एक्शन। क्योंकि विजन विदाउट एक्शन इज इक्वल टू ड्रीम। हम सब सपने देखते हैं, वेरी ट्रू। सपने सबके होते हैं, हम्म, पर सपने देखने के लिए सो जाओ, सपने पूरे हो जाएंगे। पर इफ यू हैव ए लक्ष्य, इफ यू हैव ए मिशन, देन यू हैव ए स्लीपलेस नाइट। तो पिताजी के साथ जो वो काम हम कर रहे थे कि दवा बनाने का काम,
कि पेनकेटाइटिस रही होगी, डॉक्टर ने बोला। हमने चलो पेनकेटाइटिस पे काम करते हैं। तो ये दवा मैंने उनके जाने के बाद अपने हाथों से बनाई, और फिर जब मैंने मरीज ठीक होते देखे, हम्म, तो अब हो गया ना, मैं कर सकता हूँ। पर इसी बीच में एक बड़ी अजीब सी कहानी हो गई। मैं तख्त पे बैठा हुआ हूँ, कोई मरीज नहीं आता है। गली के बच्चे कहते हैं पिताजी को तो कुछ आता था, तो कभी कॉलेज गया ही नहीं। वही मैं बोल रहा था कि जीरो अटेंडेंस है। मैं थोड़ा सा, आप इसको ठीक करना, आपने कहा अटेंडेंस का। तो परभी देवी नाम की एक महिला सोनीपत से आती है, जिसको यूट्रस कैंसर हुआ है, और डॉक्टर ऑपरेशन बोला है। तो उनका लड़का आता है इलाज कराने, और बाबूजी वो दवा देते हैं जो मैं बनाता हूँ। वो देखते देखते ठीक हो जाती है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो उनका जो बेटा है हवा सिंह, सोनीपत का, वो ग्रेटिट्यूड में कहता है, वैद्य जी हमारे लिए कोई काम हो तो बताना, हरियाणा का। तो बाबूजी को, भाई तू क्या करेगा इसमें? बोला जी हरियाणा में एजुकेशन में हमारे जो फूफा जी हैं वो बीसी हैं, कोई काम हो तो बताओ। तो बाबूजी के दिमाग में अचानक आया कि ये तो मेरा बेटा है ना, ये दवा बनाता है, यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा सहारा है, बहुत जुनूनी है ये, और इसका पिकअप बहुत अच्छा है, पर मैं चाहता हूँ इसके पास डिग्री आ जाए। मेरा क्या पता, काल बोल रहा था। तो अगर इसको एग्जाम में परमिशन मिल जाए किसी तरह, बोला जी तो मुझे पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर लेके चला गया। तो उसके जो फूफा थे, वो उसी यूनिवर्सिटी के बीसी थे जिसमें मेरा कॉलेज आता था। तो गए, बातचीत करी, तो उन्होंने कहा मैं इस आदमी को जीरो अटेंडेंस पे स्पेशल पावर करते हुए परमिशन दूंगा। अब वो आए दोबारा, तो उन्होंने कहा जी ओके हो गया है। अब बाबूजी ने मुझे पकड़ा कि भाई तेरे को अगर रोल नंबर मिले एग्जाम का, एग्जाम देगा। मैं ऐसे कैसे मिल जाएगा, वहाँ तो एक अटेंडेंस पे भी नहीं होता है। बोला बहस ही नहीं करो, मैंने तुम्हारे रोल नंबर का इंतजाम कर दिया है। 3 सप्ली आती हैं, एक और दो, पल मार के पास करनी है। जैसे भी करता है तू करता है, तू तो एक्सपर्ट है नकल मारने का। मेरे पिताजी बोल रहे हैं, और मेरे को रोल नंबर आ जाता है। मैं कॉलेज जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं, मेरे आज भी नहीं पता कि मेरे फोर्थ ईयर में सब्जेक्ट क्या थे। रात को पढ़ता हूँ, सुबह लिख के क्या आता हूँ मुझे अभी भी नहीं पता, पर पास हो गया। फिर फिफ्थ ईयर भी पास हो गया। फिर इंटर्नशिप भी कागजों पे हुई। और जिस दिन पिताजी की मेरे पास होने की खबर आई, पिताजी चल दिए। ये एक डेस्टिन था कि कुदरत मेरे को वैद बनाना चाहती थी। कुदरत मेरे को इसलिए वैद बनाना चाहती थी कि मैं किसी भी तरीके लोभ से रही था, किसी भी तरह के स्वार्थ से रही था, किसी भी तरह के एम्बिशन से रही था। एक जरिया बना मैं। एक शीशा होता है ना, सूरज की रोशनी पड़ते डलती है, मैं वही हूँ, बस आईना हूँ। आज भी मेरा जो अंतर बने, मैं वैसे ही हूँ। मैं किसी के साथ छल कपट नहीं कर सकता, सीधा काम करूंगा, सीधी बात बोलूंगा। लोगों को पसंद आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो दवा बनती गई, काम होता गया। अब पास हो गया। तो कॉलेज, गली के लड़के तो लोग जानते थे मैं कॉलेज गया ही नहीं। तो पिताजी की मौत के बाद कोई मरीज आता था, पूछते थे भी कैसा है। बोले जी पिताजी तो थे कुछ काम के, ये तो अपने कभी कॉलेज जाते देखा ही ना है। और वो सही थे। तो लोग आते थे, मुझे देख के चले जाते थे। पर मैं करता क्या था, मेरे पास करने को कुछ था ही नहीं। पढ़ाई लिखाई जैसी थी, तो मैं तख्त पे बैठ के खरल घोटता रहता था, दवा बनाता रहता था। क्या करूं, खाली बैठने की आदत नहीं थी। वो दवा बनती रही, बनती रही, बनती रही, घोटता रहा, फूकता रहा, अपने आप ही घोटने वाला, अपने आप ही पुट लगाने वाला, सारे काम अपने हाथों से कर रहा हूँ। शादी हो चुकी थी, मेरी वाइफ डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर थी। वो अपनी पढ़ी लिखी प्रबुद्ध थी, मेरे से 2 साल बड़ी, डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर, ड्राइंग एंड पेंटिंग की विदुषी महिला। उनको भी लगती थी कहाँ मैं एक मजदूर के साथ शादी करके बैठी हुई हूँ। तो हमारा कोई ज़्यादा संवाद घर परिवार में शायद नहीं था, मुझे याद नहीं है। पर मैं अपना खरल घोटता रहता था। इसी खर आपने उन्हीं से शादी करी जिनकी स्टोरी बता रहे थे? हाँ, उनको 4 साल लगे मुझे। अच्छा, उनको रेडी करने में। हाँ, रेडी करने में 4 साल लगे। सुनी हो ना, 2 साल मेरे से बड़ी, ड्राइंग पेंटिंग बंगाली। और उसके पीछे भी एक कारण था, उनके पिताजी नहीं है। हम्म, तो जिस समय मैं अपनी प्रसिद्धि के दौर में था पिताजी के साथ, तो एक संयुक्त संपादक साप्ताहिक हिंदुस्तान ने मेरे पिताजी के ऊपर बहुत बड़ी खबर छापी।
तो मैं जाने लगा तो पता चला संयुक्त संपादक के जो पिताजी थे मेरे नाना जो बिहारी गांधी थे, संबंध थे, थोड़ी सी बातचीत हुई। तो एक दिन जो मेरी वाइफ है उनका भाई मेरे साथ गया हुआ था, हमारे घर में आने जाना था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम कौन हो। वो एनएसडी में एक्टिंग का कोर्स कर रहा था। पिताजी क्या करते हैं? बोले पिताजी नहीं है। पत्रकार बेबाक होता है, घर का खर्चा कौन चलाता है? तो उसने भाई का नाम किया। तब मैंने कहा नहीं सर, इनकी बड़ी बहन है, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है, और वो ही घर को देखती है, उनकी आमदनी चलती है। तो उन्होंने बोला कि देखो बालेंदु, एक विडंबना है हमारे देश में। एक लड़की होती है घर की सबसे बड़ी, उसके पास भाई बहनों की जिम्मेवारी होती है। वो उस फर्ज पे काम करती रहती है, क्योंकि अगर शादी कराएगी तो खुदगर्ज कराएगी। उसको भरोसा नहीं होता कि शादी करेगी तो उसके घर को कौन देखेगा, तो वो शादी नहीं करती है। फिर भाई बहन बड़े हो जाते हैं, काम धाम करके वो शादी कर लेते हैं, वो अकेली रह जाती है, फिर वो मूर्ख कहलाती है। ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा कैंसर है, और ऐसी लाखों लड़कियां हमारे देश में हैं जो योग्य हैं, शादी के योग्य हैं, पर केवल पारिवारिक स्थिति से समझौता करके अपनी जिंदगी लगा देती हैं। क्या तुम्हारे पिताजी के पास इसका भी कोई जवाब है? मैं घर आया, बाबूजी को बताया, बाबूजी को वो पसंद थी, बड़ी शालीन, खूबसूरत। तो बाबूजी ने बोला तेरे में दम है? मेरे बड़े भाई से बोला तो बड़े भाई ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो बनिया में ही शादी करूंगा और मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता। मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, पर मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मेरी पत्नी समझती थी कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। कहाँ वो टॉपर या इंटर फेल, बीएससी में सप्लीमेंट, तो मेरी रेपुटेशन थोड़ी अजीब थी। जब उनके घर में जाते थे, सब लोग घर में जाते थे, मुझे बाहर के कमरे से ही बाहर कर देते थे। पर एनीवे, मैंने इम्प्रेस किया, काम किया, जो भी लायक बनने के लिए काम किया हर तरीके से, और आखिर में जो मेरा मकसद था वो पूरा हुआ, शादी हुई, सब चीज़ हुई। पर जब पिताजी गुजर गए, मेरे दोस्त चले गए, मेरे सखा चले गए, मेरा चला गया, उनका रोल अलग था, हम काम करते रहे। तो मैं चुपचाप अपने खरल मूसली से मेरा प्यार था, उन्हीं से काम करता था। एक दिन एक बच्चा आता है, 40 दिन का। माँ बाप बड़े हैंडसम है, माँ तो बिल्कुल जयप्रदा की डिट्टो है, दिल्ली के कपिल हैं। उस बच्चे को मेरी गोदी में डालती है, वैद जी से जिला दो या मार दो। उस बच्चे को 14 दिन में ब्लड कैंसर हुआ है। मूलचंद हॉस्पिटल, कलावती हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, तीनों में उसे कहा गया है कि बचेगा नहीं। मेरे लिए अनोखा कोई केस है। अब क्या करूं? तो एक दवा में उन दिनों वली पानी बना रहा था, अपने हाथों से बनाता था। वो बच्चा मेरी गोदी में है, मैंने उसे दवा देनी शुरू की, बच गया, ठीक हो गया, आज भी जिंदा बैठा है वो। कितने साल पहले की स्टोरी है ये? 1985, 1985, 1986 जनवरी की बात है। 86। तो पिताजी चले गए, मैं दवा घोट रहा हूँ, फूक रहा हूँ, दवा घोट रहा हूँ, फूक रहा हूँ। तो मेरी ब्लड कैंसर की बात हुई। उसी साल फिर एक इत्तेफाक और हुआ, सारी चीजें इत्तेफाक से जुड़ी हुई है, जैसे कोई फिल्मी कहानी चल रही है। मतलब 30 साल से लगभग बच्चा अभी भी हाँ, हेल्दी है, जिंदा उसको कोई ब्लड, रिकरेंस नहीं कोई हुआ। मतलब ही नहीं है, सीधे केवल आयुर्वेदिक दवा, रस औषधि। इसके बाद एक और इत्तेफाक हुआ, कहाँ से ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जुलाई 86 आता है, मैं अपने तख्त पर बैठा हूँ, खरल रगड़ रहा हूँ कि वही मेरा काम है। तो एक बहुत बड़ी गाड़ी आके रुकती है मेरे दरवाजे पर। उसमें से लोग निकलते, लोग, पर्सनैलिटी, सूटेड वूटेड, इत्र वाले, और वो मेरे सामने बैठ जाते हैं। मैं किससे बात करूँ, खुला दरबार है। तो वो सज्जन बताते हैं कि मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हुआ आयरलैंड में, 3 साल ये चला, फिर कीमोथेरेपी चली, रेडिएशन चली, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ, अब उसे रिलैप्स हो गया। तो वेरी फ्रेंकली हम हिंदुस्तान इलाज के लिए नहीं आए। तो उसके डॉक्टर ने हमें ऑल इंडिया का बता दिया कि मरने से पहले इसको थोड़ा आराम से रहे जिंदगी। तो वहाँ पे एक डॉक्टर ने हमें आपका पता दिया, और मैं फिर भी नहीं चाहता था, पर हमने अभी उसका जन्मदिन मनाया आखिरी। तो ये जन्मदिन अजीब सा था, मॉरिशस रोड में सब रो रहे थे।
क्योंकि बनने वाला है। वहाँ पे डॉक्टर विक्रम किशोर फिर आए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से, उन्होंने कहा एक बार मेरठ चलो, तो हम आज आपके पास आए। मैंने कहा सर मैंने तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद कैंसर होता पता ही नहीं मुझे, अब मैंने तो किया नहीं। अब उसका बाप पता है कौन बोलता है, जो आयरिश बाप है, कहता बहन जी मुझे 30 साल हो गए बाहर रहते हुए, मैं बहुत हिंदुस्तानी से मिला हूँ, मैंने किसी हिंदुस्तानी को ना कहते नहीं देखा। वो हर चीज में हाँ कहता है, मैं कर दूंगा, मैंने ऐसा कर दूंगा। आप ना बोल रहे हो, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और दूसरा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपसे इलाज अगर होगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अबे मान ना मान, तू मेरा मेहमान, मैं कह रहा हूँ मैंने इलाज ही नहीं किया। हाँ एक बच्चा मेरे हाथों से ठीक हुआ है वो पता नहीं कैसे तुक्के में ठीक हो गया। तो खैर उन्होंने मुझे परस्यू किया और मैं उस बच्चे को देखने गया, और पहली बार मैंने जिंदगी का 5 स्टार होटल जुलाई 87 में 86 में देखा। और 4 महीने के बाद जिस बच्चे को लंदन से 3 हफ्ते का नोटिस दिया, वो बिल्कुल जिंदा वापस गया ठीक ठाक। लंदन पहुंचे, डॉक्टर ने पूछा हाउ वाज द फ्यूनरल, उन्होंने कहा ये रहा बच्चा। अब लंदन का डॉक्टर पगला गया कि मेरी जिंदगी में मैंने किसी को बोला कि तुम नहीं बचोगे, बच कैसे गया। खैर उसने मेरे बारे में जानकारी ली सारी, और 1 साल के बाद वो हिंदुस्तान आए 87 में, 2 सितंबर 87, 10 दिन रहे। और पहली बार ये वैद्य बालेंद्र प्रकाश ने किसी से अंग्रेजी में बात की, हेलो हाउ आर यू, UMIR जैसी भी टूटी फूटी थी मैंने अंग्रेजी बोली। तो वो बच्चा ठीक हुआ। अब कहाँ से ठीक हो गया, अरे क्यों ठीक हो गया भैया, किसी किताब में नहीं लिखा। पर एक चांदी की भस्म, एक वली पानी जो 100 गुनी गंधक जारना करके मैं अपने हाथों से दवा बनाता था। अब ये किस्सा चल ही रहा है कि एक बच्चा और पैदा होता है, वो 2.5 साल का है, पाकिस्तान में पैदा होता है, उसको एक ब्लड कैंसर डिक्लेयर होता है, बड़ा रेयर टाइप का। उसे लंदन ले जाते हैं, लंदन में बोलते हैं दुनिया का चौथा केस है ये, एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, नो कीमोथेरेपी पॉसिबल। बच्चा 2.5-3 महीने में मरेगा, खून चढ़ाते रहो, हर दूसरे दिन प्लेटलेट, हर हफ्ते होल ब्लड चढ़ता था। वो हमारे देश के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सलीम शेरवानी जी का साली का बेटा लगता था, जिनके घर में मेरे पिताजी एक 82 में ब्लड कैंसर के मरीज को ठीक कर चुके थे। उन्होंने उसे बुला लिया। अरे मैंने उस समय मैं MD कर रहा था हरिद्वार में, जब उसकी रिपोर्ट आई वो तो किताबों में ही नाम नहीं था। मैंने फिर मना किया, बोले वैद्य जी आपकी किताबों में लिखा क्या है, आप किताबों का करते हो क्या, फिर नहीं तो करो इसको भी। वो बच्चा भी बच गया, उसका खून चढ़ना बंद हो गया, वो भी आज जिंदा बैठा है, दुनिया का चमत्कार हो गया ना। तो इधर मेरा कैंसर पे काम होता गया और लोग ठीक होते चले गए, उधर मेरी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। प्रसिद्धि का लाभ ये हुआ कि सीखने को बहुत मिला, और प्रसिद्धि का लाभ ये हुआ कि दवा पे से पकड़ खत्म हो गई, जब मैं था ही नहीं वहां पर। तो जो दवा मेरी प्रसिद्धि 87 88 तक रही, वो 89 होते होते वो दवाइयाँ मेरे हाथ में नहीं थी। रॉ मटेरियल वही है, मेथोडोलॉजी वही है, परंतु बनाने वाला बदल गया है, दवा भी बदल गई। तो कहानी बदसूर है, मैंने कैंसर ठीक किया, कैंसर के मरीज ठीक किए, कहानियाँ चली, बहुत प्रसिद्धि होती चली गई। और उसी सिलसिले में फिर नारायणन साहब मुझे 87 में मिले, जब लंदन का डॉक्टर चला गया। अरे लंदन का डॉक्टर आपसे मिलने आया, वो भी अंग्रेजी बोलते थे। मैंने कहा इट इज द ओनली क्वालिफिकेशन कि लंदन का डॉक्टर मेरे से मिलने आया। उनको खूब झाड़ा मैंने, मैं पहली बार नेता से मिला था, और नेताजी ने बोला भाई जी वी आर हेल्पलेस। मैंने कहा इफ यू आर ए मिनिस्टर एंड यू से हेल्प देन गो टू हेल, ये शब्द मुझे याद है, आता ही नहीं था बोलना, कुछ भी बोलता था। खैर उन्होंने मेरे से मेरे दर्द को समझा, मेरे से दोस्ती रही, और मुझे बड़ा फक्र है कि पिताजी की मृत्यु के बाद एक 44 साल के अनुभवी आदमी, दोस्तों बहुत मिलते हैं, किसी का अनुभव मिले, किसी का प्यार मिले, किसी का सम्मान मिले, वो जिंदगी में किसी भाग्यशाली को ही मिलेगा। मैं भाग्यशाली था कि उम्र में जरूर मेरे से बड़े थे, पर जो वैसे दोस्त मिले ऐसे तो मिलते ही नहीं। आपकी सर प्रोफेशनल लाइफ तो इंस्पायरिंग है ही, पर्सनल लाइफ भी काफ़ी इंस्पायरिंग है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे मन में, बट मैं एक-एक करके पूछती हूँ। कैंसर का अभी आपने बोला कि आपने कई बच्चों के कैंसर जो है ट्रीट किए हैं, और मेडिसिन की जो बात करी कि उस टाइम आपने खुद मेडिसिन जो है बनाई थी। तो विथ द टाइम जो है ये
क्या अभी आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं कैंसर का? मैं बताता हूँ। ये मैं बताता हूँ, मैं करता रहा, हाँ, बहुत शिद्दत से करता रहा, बहुत लोगों जी। को ठीक करता रहा। और मेरे ज़हन में एक बात थी कि अभी मैं जो इक्का-दुक्का मरीज़ ठीक कर रहा हूँ, अगर हम एक कंट्रोल स्टडी करेंगे, तो शायद माहौल बनेगा, क्योंकि एक केस ठीक होता था, शायद उसका केस डायग्नोज था। तो मैं लग गया, नारायण साहब भी मिल गए, साथी मिल गए मेरे को। तो हमने एक प्रोजेक्ट प्रपोज़ल सरकार से कहा कि हमें पायलट स्टडी दी जाए। सरकार की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी आई। पर जब भी मैंने प्रपोज़ल दिया, तो सरकार की तरफ से एक जवाब आया कि व्हाट इज़ द लिटरेरी बेसिस ऑफ योर वर्क? अब मैं क्या बोलता? मैंने कहा मेरे पिताजी ने एक दवा बनाई थी, उससे ठीक हुए। मैंने रसशास्त्र पे आधारित दवा बनाई तो रसशास्त्र है। देयर इज नो पिन पॉइंट रेफरेंस इन आयुर्वेदिक टेक्स्ट फॉर कैंसर। तो जवाब क्या आता था? एज वैद्य वालेंद्र प्रकाश फेल टू प्रोवाइड लिटरेरी बेसिस ऑफ हिज वर्क, हिज फाइल इज बीइंग क्लोज्ड। तो नारायणन साहब मेरे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे। वो हर को चिट्ठी देते थे, हर प्राइम मिनिस्टर का ऑटोग्राफ मेरे पास है, क्योंकि चिट्ठी उनके पास जाती थी, वो हेल्थ मिनिस्ट्री में जाती थी, फिर घूम फिर के सीसीआरएस इसको 14 साल तक धो रहा था, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था। फिर एक नई कहानी बनी, आया 1996। 96 में इलेक्शन हुए और सलीम शेरवानी देश के हेल्थ मिनिस्टर बन गए। और वो हेल्थ मिनिस्टर बने जिनके घर में 2 ब्लड कैंसर पेशेंट ठीक हुए। वो मेरी सारी कहानी जानते थे। तो उन्होंने, जब वो एमपी बने, तो मैंने उनको लंदन में था, अमेरिका में था, मैंने बधाई दी, मैं सलीम साहब आप एमपी बने हो, और मैं बताता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी जानता हूँ क्या होने वाला है, आप हेल्थ मिनिस्टर बनोगे। तो क्या बात कर रहे हो, मेरे को हेल्थ बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा बनोगे, ये मेरे मुंह से निकली बात थी, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। और वो हेल्थ मिनिस्टर बने, हैरान रह गए। बोले तुम्हें कैसे पता था? मैंने कहा एक कुदरत है, अल्लाह मियाँ है जो कहानियाँ लिख रहा है, आप भी इस कहानी की कड़ी हैं, आप मेरे से यूं ही नहीं मिले 82 में। कहाँ वो सलीम शेरवानी, कहाँ वो अरबपति आदमी, कहाँ मैं एक अदना सा गली का वैद्य, ठीक, हिंदू मुसलमान दंगों में मुसलमान के घर में आग लगाने वाला। सही में जब जुनून होता है ये करते ना हम। You have did this? डन इट। Seriously? हाँ, मेरे मोहल्ले में दुकान से दुकान भी लूटी, बस में आग भी लगाई, सब करा। और जब पुलिस आई तो भागते फिरे इधर से उधर। मैं सब कुछ करता था। बट इट्स गुड ना कि मतलब इतने इससे जो है इतना अच्छा पॉजिटिव चेंज आया, पर दैट्स उसके एन बाद नहीं, अमेजिंग मैं थिंग। फैनेटिक नहीं हूँ, हमारे घर में जात पात धर्म धर्म नहीं थी, पर जब दंगा होता था ना, तब हम हिंदू बन जाते, और बनते ही दंगे होते इसीलिए। राइट। जब जब दंगे होते थे तो हमारी एक पर्टिकुलर पार्टी जीत जाती थी। वो दंगे होते उसी लिए थे, जब वो अपोजिशन में होते तो दंगे होते थे, जब वो पावर में होते थे नहीं होते थे। मैंने सबको बहुत करीब से देखा है। तो खैर, तो वो सलीम शेरवानी मेरे से क्यों संबंध हुए? तो सलीम साहब हेल्थ मिनिस्टर बने। अब सलीम साहब को बहुत सारे किस्से पता थे, और ये मेरी जिंदगी के दूसरे पॉलिटिशियन थे, पहले के आर नारायण और दूसरे सलीम शेरवानी। तो मुझे पॉलिटिशियन में भगवान दिखने लगे, उनके अंदर क्रिएटिविटी है। पर क्या आज के अगर नहीं, प्रेजेंट आज सिनेरियो भी, में बोले तो क्या पॉलिटिशियंस भगवान? अभी भी है। पता है कैसे? क्यों? पता है क्यों? कैसे? जैसे आयुर्वेद है, हम्म। आज भी कोई सज्जन आए हुए थे, हम्म। उनकी पिताजी को कैंसर है, हम्म। और डॉक्टरों ने 6 महीने बताए हुए थे, 4 महीने उनके बीत गए। अब उनकी कंडीशन हो गई कि मैंने 2 महीने बचेंगे। अब मैंने कहा इसका इलाज नहीं होगा। पर उस 4 महीने में देश के कुछ ऐसे प्रतिष्ठित वैद्य उनका इलाज कर रहे हैं, उन्हें पता है, कफन खसोटी कर रहे हैं। वो 6 महीने का 7 महीने भी नहीं कर पाएंगे। तो हम पॉलिटिशियन क्या, हम ईमानदार हैं? हम पूरा आयुर्वेद जगत लोगों को कहते हैं हम डायबिटीज रिवर्स करते हैं, करके तो दिखाओ किसी का। आज आप मेरे को प्याज पर डाल दो, मैं डायबिटिक हूँ, मैं आज भी प्याज खाता हूँ, कल भी प्याज खाता हूँ, 7 दिन प्याज खाऊंगा, मेरी इंसुलिन बंद हो जाएगी। पर 8वें दिन जैसी खाना खाऊंगा मेरी बढ़ जाएगी। तो कहना ही कि आई हैव रिवर्स द डायबिटीज। डायबिटीज कैन बी मैनेज्ड। परंतु सब जगह ना डायबिटीज रिवर्सल, हम्म। बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। मधुमेह तो असाध्य है। अरे बोलो, आप मधुमेह हाँ। छोड़ो, मैं तो डायबिटीज को डायबिटीज ही बोलूंगा। हाँ। तो हम आयुर्वेद के लोग भी क्या ऑनेस्ट हैं? हमसे कोई पूछे कि हम कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं, हम पे डेटा है क्या कोई? राइट। हम सारी बीमारियों का दावा करने वाले। तो हम्म। पॉलिटिशियन में भी, मैं जितने लोगों से भी पॉलिटिशियन से मिला, एक से एक हम्म। बढ़िया मिले, किसी भी पार्टी के। हम्म। चाहे अडवाणी जी थे, चाहे अर्जुन सिंह थे, हम्म। चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया थी, चाहे एम ए बेबी थे,
जैम ऑफ पीपल, उनके पीछे अगर लोग आ रहे हैं तो कोई खासियत होगी, बुराई तो आप किसी की भी कर दोगे। मेरी भी बहुत बुराई होती है, राइट। मेरी तो ऐसी ऐसी बुराई होती है कि जो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो अगर आपकी बुराई कर रहे हैं, आपका बहिष्कार कर रहे हैं, तो ये आपका पुरस्कार है। उन्हीं की तो बात होती है जिनमें कुछ बात हाँ, होती तो है। कोई बात नहीं, वो सलीम साहब मिले और सलीम साहब ने हेल्थ मिनिस्टर बनते एक मीटिंग बुलाई। मैंने देखा मिनिस्टर क्या होता है, वाह। सब लोग बैठ गए, मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, लंबी सी टेबल है और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उसमें डायरेक्टर जनरल भी बैठे हैं, आईसीएमआर भी बैठा है, सेक्रेटरी भी बैठे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बैठे हैं, जितने भी टॉप ऑफिशियल है वो बैठे हैं। और इधर बेंच पे एक वैद बैठा हुआ है। मुझे बुला लिया कि भाई तुम भी आ जाना। तो मुझे उनके बीच में नहीं बिठाया, एक कोने में बैकवर्ड क्लास वाला बना दिया, ओबीसी बना दिया मुझे वहाँ। अब सलीम साहब ने देखी है, मैं आज की मीटिंग में इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो वैजी बैठे हैं, ये मेरठ की गली में रहते हैं और मेरे घर में 2 लोगों को कैंसर बताया गया था। मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, वो इनकी दवा से ठीक है। तो हम वैजी के बहुत बड़े मुरीद हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता उन्हें कैंसर था ही, पर क्योंकि डॉक्टरों ने कैंसर का इलाज किया था, कैंसर था, तो हमें मानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो वैद्य अपनी गली में बैठ के इलाज कर रहे हैं मरीजों का, क्या लीगल है कि इलीगल है? अब तक एक जॉइंट सेक्रेटरी को समझ में आ गया था ये मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। वो तुरंत खड़े हुए, बोले सर ये अपनी गली में बैठ के जो भी कर रहे हैं वो लीगल है, अगर मरीज इनके पास जा रहा है तो ये किसी का भी इलाज कर सकते हैं, कानूनी। ठीक। तो मैं लबोलुबाब ये है कि वैद्य जी थोड़े से बेवकूफ किस्म के हैं। अभी सबके बीच में बुला के मुझे बेवकूफ बोल रहा है भाई। बोले देखो, ये पता है क्या कर रहे हैं? इलाज कर रहे हैं, लोग आते हैं हमसे सिफारिश कराते हैं, पर इनके दिमाग में एक आ गया है कि ये चाहते हैं इनका इलाज ये करें जूरी के बीच के बैठ के। तो मैंने फाइल देखी है, आईसीएमआर वाले कहते हैं जिस दवा का हमें पता नहीं हम दें कैसे। बिल्कुल बराबर बात है, पर वहां तक पहुंचोगे कैसे? तो मेरा सुझाव एक ये है कि इनको एक जगह दे दी जाए, एक प्रोटोकॉल बनाया जाए और इसमें जगह इलाज करें। और जहां तक है मरीज, आप लोग मरीज मत भेजना, इनके पास मरीज बहुत आते हैं, तो इलाज ये करेंगे, लीगल है, जगह बदलेंगे बस। आप एक कमेटी बना दीजिए और जो भी करेंगे आपके सामने करेंगे, जैसे किसी जज के सामने दौड़ना। भाई मरेंगे ही तो मरीज, तो इनके मरेंगे, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो जो आपका तरीका हो कर लो इसको। पर मैं समझता हूँ कि अगर ये कामयाब नहीं हुए तो इनकी तो घरवाली भी छोड़ के भाग जाएगी, इतनी बदनामी होगी इनकी। इसलिए मैं इनको बेवकूफिज्म का बोल रहा हूँ, अपने गली कुछ पे करते रहे। तो 14 साल के बाद, 14 साल लगे मुझे पूरे रोल नंबर लेने में, इफेक्ट ऑफ मेटल बेस्ड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया। और ये तब लगे जब राष्ट्रपति मेरे दोस्त थे, हेल्थ मिनिस्टर मेरे दोस्त थे, सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी भी मेरे पक्ष में आ गया था, तब जाके काम हुआ। और फिर सबको कहानी मालूम है कि 15 मरीजों ने उसमें भर्ती करी, सीआरआई में मुझे जगह मिली जहाँ पर कुत्ते बैठते थे। प्लेटलेट 20,000, कोई साधन ऐसा नहीं था, हो सकता सारे मर जाते, पर 11 मरीजों ने 90 दिन का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा किया और 11 के 11 ठीक हो गए। वेरी नाइस, इसे अमेजिंग। कहेंगे अल्लाह की कृपा, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो वो 11 के 11 ठीक हुए। अब क्या हुआ, अब कहानी बन गई ना। तो उसी बात पर मुझे पद्मश्री मिली। मैं देश का सबसे कम उम्र का पद्मश्री मिला, भारत का यूएस यूरोपियन पेटेंट मिला, पर एलास मैं जो चाहता था कि जो चेतना आए कि अगर ये ठीक हुए तो दवा क्या है, दवा कैसे बनेगी, अनफॉर्चुनेटली वो दवा इतने साल के बाद भी अभी भी डेवलपमेंटल फेज में है और फर्स्ट फेज में ही पड़ी हुई है। रफ्तार इतनी धीमी है कि घोंघा भी शर्मा जाए। मुझे सब जानते हैं, सचिव महोदय जानते हैं, एडवाइजर महोदय जानते हैं, डायरेक्टर्स एआईए जानते हैं, जामनगर जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जो मेरे को नहीं जानता। और भारत में जब भी कोई कैंसर की मीट होती है, यूएस अमेरिका की, उसमें हमेशा मुझे बुलाया जाता है। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। आपने काफी टाइम, कितने टाइम से फेज 1 में आपकी ड्रग जो है फेज वन पता क्या है? हम्म। अब वो वाला फेज वन नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। फेज वन है कि दवा की रिप्रोड्यूसिबिलिटी करनी है, कि वो अच्छा। दवा बार बार वही बने।
अच्छा, मैं उस फेज की बात कर रही हूँ जैसे ड्रग ट्रायल के 4 फेजेस मैंने होते हैं। मैं समझ गया। हाँ, अच्छा फेज वन तो है कि जो दवा मैंने बनाई है, हाँ, मैं बोलता हूँ कि 3 साल में दवा बनती है, हम्म उसमें हर बार हम्म कोई ना कोई ऊपर नीचे होती रहती है। हम्म मैं देख चुका हूँ कि जो दवा मैं बनाता हूँ काम करती है, दोबारा नहीं बनती है, तो हमें उसके एसओपी बनानी पड़ेगी, ड्रग मास्टर फाइल। तो ड्रग मास्टर फाइल की जो फेज है वो अभी तक शुरुआती अवस्था में ही है। जो प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होनी थी, वो 2000 से लेके 2025 आ गई। 25 साल हो गए। चल रही है, अभी भी चल रही है, तो कहीं चलती ऐसा रहेगी। तो नहीं कि इसको जो है इसको आगे जो है बढ़ने नहीं दे रहे हैं कुछ लोग जो है। किसका नाम लूं, सभी तो तारीफ कर रहे हैं। नहीं, हो सकता है कि कुछ नहीं, हाँ, जो हाँ, है ऐसा उसके हुआ। जो काउंटर पार्ट नहीं, जो नहीं, ऐसा नहीं है। फार्मा कंपनीज, नहीं, 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 ऐसा तो नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कि शायद कि ना, 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 आयुर्वेद एक वो एक घर करे अपना ना, बिजनेस, ना, ना, ऐसा कुछ ऐसा नहीं तो है। नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे र्यूमर्स आते रहते हैं पकने कि दो उनको। एक हाँ। गाना है बहुत बड़ा, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगर लगाए उसे कौन बुझाए। हमको अपनों ने मारा है। मेरे को मालूम है कि ओके। जब मैं कैंसर में ठीक हुआ हम्म और आखिरी मीटिंग होनी थी, तो उस मीटिंग को कराया नहीं गया। और जब मीटिंग हो गई तो उसके मिनट्स आने में 2 साल लगा दिए। हम्म कोई नहीं पूछता ना यहाँ पर। हम्म एक गरीब की जोरू होती है जो सबकी भाभी होती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं वो गर्लफ्रेंड हूँ हम्म जिसे सारे लड़के घुमाना तो चाहते हैं, शादी कोई नहीं करना चाहता। हैं बहुत सारी कहानियां, पर इस देश में आविष्कार नहीं हुआ। इस देश में हम बात लंबी लंबी कर लें, कुड वी इन्वेंट एनीथिंग एट अवर ओन। इस कमरे में जो भी टेक्नोलॉजी है, ये सारी बाहर की है। हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इन्वेंटेड इन इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। आप जिसको टैब को लेके बैठी हो, किसने बनाया? वेरी ट्रू। आज हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, हु इज द ओनर, हु इज द इन्वेंटर। हम्म ये टेक्नोलॉजी सारी हम नहीं है। तो हमारे देश में, आज की देश में आविष्कार का माहौल नहीं है। हमारा माहौल कुछ दूसरी स्किल तरफ जा रहा है। डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। Right. हम जितना कि धर्म को बढ़ा रहे हैं, हम्म विज्ञान को पीछे कर रहे हैं। तो मैंने अभी एक नारा दिया था कि एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला जय जवान जय किसान। किसने। एक प्रधानमंत्री आए, उन्होंने जय विज्ञान। हम्म वर्तमान प्रधानमंत्री ने बोला जय अनुसंधान, मैं बोलूंगा जय आविष्कार। करना बाकी है। राइट राइट। हम कोई भी, तो ये दवा प्रूफ ऑफ एफिकेसी सिद्ध कर चुकी है, ये डेवलप क्यों नहीं हो रही है? और देश का सर्वोच्च जो मुखिया होता है, मेरे को याद है कि जब मैं 98 में ये काम कर चुका, तो मुझे 99 में पद्मश्री मिली। तो 99 को 15 अगस्त आता है। राष्ट्रपति भवन में एक एटोम होता है, उस पे एक बाड़ा बनता है, जिसमें राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री बैठते हैं। मैं क्योंकि राष्ट्रपति जी को जानता हूँ, तो मुझे बुलाया गया है। वो आते हैं, जनगण मन होता है, अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में उनका पीएस आता है, साहब कॉलिंग, साहब कॉलिंग, साहब तो अंदर है। मैं देखता हूँ उधर, तो इशारा है। और मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता कि उस बाड़े में मैं बड़ा झिझकता हुआ जाता हूँ, वहां पे कुर्सी पे वैद्य बालेंदु प्रकाश लिखा हुआ है। इनक्रेडिबल, अमेजिंग। कोई मतलब ही नहीं उठता मेरा। मैं उस सम्मान को भूल नहीं सकता। और फिर तत्कालीन राष्ट्रपति जी का नाम तो मैं लूंगा, डॉक्टर नारायणन का। पर तत्कालीन प्रधानमंत्री आपको मिल जाएंगे कौन थे? वो मेरा परिचय कराते कि इस साल इस आदमी ने 11 में से 11 ब्लड कैंसर मेरे ठीक हुए। जवाब तो दूर, आंख भी नहीं खुलती, कुछ नहीं होता। तो जब हम इतने इनसेंसिटिव हैं, ये आविष्कार है। 11 में से 11 उस ब्लड कैंसर का मरीज जो 1 महीने में मर जाता है, कोई नहीं जागरूक होता। तो मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, मैंने अपने शरीर को गला दिया। 36 घंटे में 4 घंटे चला। मैंने अभी कुछ मेरी वीडियो है कि गाड़ी तेज चलाता था, रातों रात जगता था, टाइम पे खाता नहीं था, जितने भी मिथ्या आहार विहार करता था। तो मेरे को 40 में पद्मश्री मिली, तो 42 में हार्ट अटैक भी मिली। जब रात को मिर्ची डला लगा के आंखों को फाड़ के चलाता था, तो आंखों का इतना दुरुपयोग किया कि 45 साल में मैकुलर भी हुआ।
बहुत सारी बीमारियां मेरे अंदर आ गई, पर जुनून के साथ करता गया। जेम्स बॉन्ड की उस गाड़ी की तरह मैं हो गया कि उसके परखच्चे उड़ रहे हैं पर वो अपने धुन में लगा हुआ हूं, आज भी लगा हुआ हूं। पर मेरा जो मिशन है कि हाउ टू ब्रिंग स्टेटेड एफिकेसी ऑफ आयुर्वेदा इनटू मेन स्ट्रीम बदस्तूर है। देर होगी, अगर मैं 14 साल एक प्रोजेक्ट के इंतजार के लिए कर सकता हूँ तो आगे भी कर सकता हूँ, 14 जन्म भी कर सकता हूँ, रुकूंगा नहीं। तो एप्रिशिएट। जब मेरी ब्लड कैंसर हो गया, मुझे याद है राष्ट्रपति जी बोले राष्ट्रपति भवन में, उन्होंने बहुत सम्मान दिया, मेरा एक कमरा रिजर्व किया हुआ था, जिससे बैद जी आप होटल में खर्चा ना करो, आपके पैसे बचाता हूँ। कितना बड़ा थॉट है। बोले मैं दे तो नहीं सकता पर बचा तो सकता हूँ। तो एक दिन बोले भाई जी, आई न्यू द डे आई मेट यू इन 1987 कि यू विल बी एबल टू डू इट, बट इट टुक सो लेट। देन आई सेड कि सर नहीं, बिल्कुल टाइम पर हुआ। मैं सर, हमारा देश है रामायण का और महाभारत का। राम जी को 14 साल का वनवास, महाभारत में पांडवों का वनवास शुरू अज्ञात काल, तो सर यहाँ 14 साल से पहले तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए जस्ट टुक टाइम। तो मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं, काम तो हो, तो धैर्य तो चाहिए। और मैं चाहे मंदिर मस्जिद नहीं हूँ, पर मैंने 11 के 11 रीजन पढ़े हुए हैं, पूरी दुनिया घूमी हुई है। मुझे हर मजहब से प्यार मिला है, हर मजहब से, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, सब मेरे को प्यार करते हैं, क्योंकि मैं सबका हूँ। पर होगा तो तभी ना जब समय आएगा। पर मेरा लक्ष्य है वही है। तो क्या हुआ, दवा बननी बंद हो गई। अब मैं कब तक उस दवा को बनाऊंगा, 3 3 साल में जो बनते मैं कब तक बैठ रहूंगा, बुढ़ा भी होऊंगा, बीमार भी होऊंगा। पर नाम तो मेरा बहुत हुआ, बहुत नाम हुआ, खूब तालियां बजती हैं, पर एक भी चेला नहीं बना। लोग कहते हैं कोई सिखाता नहीं, मैं कहता हूँ कोई सीखता ही नहीं। मुझे गुरु शिष्य परंपरा में बनाया है। 8 घंटे की ड्यूटी देंगे, संडे को ऑफ रखेंगे, नौकरी करने तो लोग आते हैं, पर कोई भी तो नहीं बनना चाहता। और मैं तो कहता हूँ भाई मेरा घमंड तोड़ो, मेरा वो तोड़ो, कोई नहीं काम करना चाहता। मेरी गाड़ियां दिखती हैं लोगों को, मेरी शोशेबाजी दिखती है, मेरी विदेश यात्राएं दिखती हैं, पर कोई बैठो तो सही। हर जगह जाता हूँ, कोई ना कोई फैन बन जाता है, पानी के बबूले की तरह आता है और हवा की तरह उड़ जाता है। अभी आपने बोला कि गुरु शिष्य परंपरा में भी आपको एनरोल किया गया है आरएवी के थ्रू आई थिंक। तो वहाँ भी तो स्टूडेंट्स मिलते होंगे, क्या कोई ऐसा हाँ, स्टूडेंट नहीं मिला जो हाँ, मेरे पास 5 लोग आए। एक सज्जन है, बहुत लंबे आए, आते उन्होंने पैर छुए, जो हमारी परंपरा है, पूरे लेट के। मुझे पेनक्रिसिस का इलाज सीखना है, वो पेनक्रेटाइटिस भी नहीं उड़ पाया। कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं मना किसी को नहीं करता। अगले दिन सुबह आ गए, हमारा एक अस्पताल है जहाँ पे 24 घंटे काम होता है। तो मैं गुरु शिष्य परंपरा में समझता हूँ कि गुरु के सामने के बाद सो, उससे उठने से पहले उठ जाओ, दैट इज ऑब्वियस। पर सरकार का जो गुरु शिष्य परंपरा है, उसे 8 घंटे की ड्यूटी है, संडे की छुट्टी है और इतनी ऑफ है। तो पहले दिन हुआ है, अब मुझे जो काम करना है सिखाने के हिसाब से करना है, अपना काम भी करना है। तो उस दिन रात के 8 बज गए, डिनर हो रहा था, क्योंकि आहार भी है। मैं कुछ मरीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उनका जो खड़ा होने का तरीका था वो बड़ा अजीब सा था, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अगले दिन आए, शाम को 5 बजे खबर आई कि वो जाने को कह रहे हैं। मैं कहा, मैं भेजो मेरे पास। देखिए सर, मेरी ड्यूटी 8 घंटे की है और वीकली ऑफ है, और रात को करूंगा तो मुझे दिन में ऑफ चाहिए। मैं तो भैया सीखने आया है। बोले मैं तो यहाँ पर स्टाइपेंड मिल रहा है 1 साल का, मुझे एमडी की तैयारी भी तो करनी है। एक लड़की आई शादीशुदा, बोले जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप आधे पैसे रख लो। एक लड़की आई, फार्मेसी सीखनी है मुझे, मैं आ जाओ। तो जबकशार बना रहा था मैंने बोला तो इस खेत पे जबकशार है, इस खेत को इतना नाप लो, अब इसको काटो, कितनी देर में कट रहा है, फिर कितना कटा, इसको हर चीज को डॉक्यूमेंट करो, फिर इसको जलाएंगे, कितनी राख बनेगी। 3 दिन बहुत शौक से काम किया। एक दिन सुबह सुबह भाग गई, मैं तो काली हो जाऊंगी। तो गुरु शिष्य परंपरा
है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि आप 45,000 रुपये किसी को दे रहे हो, वो 1 साल का फीस देते हैं एमडी की तैयारी करने के लिए। कल मैं था, मैंने बच्चों को बुलाया मंच पे, एमडी जो कर रहे थे, एमडी क्यों करना चाहते हो? बोले ज्ञान के लिए। मैंने कहा मेरे पास ज्ञान नहीं है क्या? मैं तो बीएमएस हूँ, एमडी ड्रॉप आउट हूँ, क्या मेरे पे ज्ञान नहीं है? 42 रिसर्च पेपर छपे हुए हैं, अगर ज्ञान नहीं होता तो आप बुलाते। वो बेचारी बोल नहीं पाई। मैंने कहा तुम केवल एक नौकरी करने के लिए एमडी कर रहे हो, ये दूर गांव में एक कॉलेज में। ये सच कोई नहीं बोलेगा मेरे अलावा। लोगों को चुंचने बहुत लगे, पर मैंने मंच पे बुला के ये कहा कि तुम एमडी का उद्देश्य ज्ञान नहीं है। एमडी का उद्देश्य है कि किसी नए स्कूल में दूर देहात में स्टाइपेंड से भी कम पे नौकरी करना, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ना, फिर एमओ बन जाना, और उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाना। तुम्हारी सोच इतनी सी है। मैं मुझे बुलाते क्यों? बुलाओगे तो सच बोलूंगा, मैं बोलूंगा। इस कमरे में एक जरा हाथ बताओ कि जो अपनी मर्जी से आयुर्वेद में आया हो, ईमान से बोलना। मध्यम पुरुष हो, सबका एमबीबीएस का सपना था, पर अब आप कहते हो हम आयुर्वेद में हैं क्योंकि चारा कोई नहीं था। किसी का हाथ नहीं उठता। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा में गोवा में भी सवाल पूछा, सब सन्नाटा था, टीचर झंट रह गए। बोले हमने नीट दिया था। मैं नीट नहीं, नीट तो अब देना पड़ता है, परंतु दिल की तमन्ना तो कुछ और थी ना। तो उत्तम पुरुष नहीं हो। उत्तम है जो ठान लेते हैं, मध्यम जो डायरेक्ट जाते हैं, अधम शुरू नहीं करते। अब तो उत्तम हो जाओ। राइट। तो किस्सा बड़ा अजीब है। वो बात है ना कि जिसको करना होता है वो एकलव्य बनता है। मैं हमेशा बोलता हूँ गुरु नहीं होता, गुरु तो फंटूस होता है, गुरु तो शोषण करने वाला होता है। मेरा कौन गुरु है? मैं इतने सारे गुरुओं को मैं जानता हूँ, गुरु नहीं बोलता, भाड़े के मास्टर बोलता हूँ। शोषण करने वाले भाड़े के मास्टरों की गिनती ही नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं उसको गुरु बोल नहीं सकता जिसने पैसा दे के मुझे पढ़ाया। गुरु के लिए तो मैं एक रिक्शे वाले को जानता हूँ जिसने मुझे नुस्खा बताया बाल तोड़कर। है ऐसे बहुत सारे लोग। जिंदगी में कौन आपका कब गुरु बन जाएगा आपको पता ही नहीं है, कौन सा रिसर्च पेपर बन जाएगा। राइट। पर हमारे यहाँ गुरु का नाम आता है द्रोणाचार्य का। 100 कौरव है, 5 पांडव है, अर्जुन ही क्यों बनता है धुरंधर? 100 क्यों नहीं बनते? तो इसमें शिष्य का लगन, शिष्य का अभ्यास इंपॉर्टेंट है। और फिर एकलव्य ने तो गुरु का एहसास लिया बस, और एकलव्य बन गया, उससे भी अच्छा बन गया। पर उस गुरु ने क्या किया? षड्यंत्र करके उसका अंगूठा ही काट दिया। ऐसा गुरु होता है क्या? नो। मैं अगर एकलव्य की जगह होता तो द्रोणाचार्य जी की गर्दन काट देता। हाँ सही बात है। धृष्ट बोलो चाहे जो बोलो, वो कौन होते किसी का अंगूठा काटने वाले? शाबाशी देना तो छोड़ा, आपने उसका गला दबा दिया। तो यहां मैंने जो काम किया, बहुत लोग ऐसे हैं कि जब सम्मेलन होते हैं, जब इंडो इंडो यूएस कैंसर की बात होती है या रशिया में बात होती है, तब मेरे को कोट किया जाता है। पर जब डेवलप करने की नहीं होती है तो सभी तो जानते हैं। अभी मैंने किताब लिखी है पैनक्रेटाइटिस की, सचिव साहब ने कितना बढ़िया उसको लिखा है, प्रस्तावना ही लिखी है उन्होंने। पर मैं जब बोलता हूँ कि हम नोबेल प्राइज ला सकते हैं तो चुप है सब। आज हमारी जो पैनक्रेटाइटिस के 2,500 मरीज हो चुके हैं, जिसमें हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अगर हम तांबा पारे से बनी हुई दवा का वैज्ञानिक विकास करेंगे, एक नया मॉलिक्यूल डेवलप करेंगे, तो देश में नोबेल प्राइज आएगा। किसको चाहिए? पर मेरे को क्यों चाहिए? मेरे को इसलिए चाहिए कि आयुर्वेदा में जब तक ग्लैमर नहीं आएगा, आयुर्वेदा में वो ग्रे मैटर नहीं आएगा जो आईआईटी में जाता है। ट्रू। आयुर्वेदा को वो ग्रे मैटर चाहिए जो डेडिकेटेड है, जो कमिटेड है, जो धुनी है, जो फौज में जाता है। वो नहीं आते अभी आयुर्वेदा में। मैं आ गया हूँ, मेरे को तो लाया गया है। परंतु एक बात पक्की है कि मैं धुनी हूँ, जब कोई चीज पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। पैनक्रेटाइटिस के सर आपके पास कहाँ से पेशेंट आते पूरे हैं? दुनिया के ऑल ओवर वर्ल्ड से किस सबसे ज्यादा। कंट्रीज के नेम जहाँ के पेशेंट आपने ट्रीट किए हैं? हाँ कुछ कंट्रीज के नेम नहीं, जैसे सभी अफ्रीका से भी आए हैं, केन्या से भी आए हैं, अमेरिका से भी आए हैं, जापान से भी आए हैं। पर सबसे ज्यादा जो मरीज है वो हिंदुस्तानी है। और यूपी में कहाँ से है पेशेंट यूपी में सब पैनक्रेटाइटिस जगह के? से, ईस्टर्न यूपी सबसे ज्यादा है। सॉरी, यूपी नहीं, इंडिया में, मतलब यूपी से ज्यादा इंडिया में, है या इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी से हैं, दूसरे यूपी से महाराष्ट्र सबसे से हैं, ज्यादा है? तीसरे दिल्ली से हैं, चौथे हाँ। गुजरात से हैं, अच्छा। और
छठे नंबर पे उत्तराखंड है। उत्तराखंड में भी यूपी में पैंक्रियाटाइटिस ही ज्यादा है या बिकॉज ऑफ क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं या यूपी में इसका रेशियो ज्यादा है देखिए, पैंक्रियाटाइटिस ऐसा है कि किताबों में लिखा है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की है, हम्म, पर हमारे पास जो डेटा है 100 से लेकर अभी तक का, उसमें हम्म, यूपी का नंबर सबसे ज्यादा है, फिर हाँ महाराष्ट्र का है। राइट पर मैं समझता हूँ कि यूपी के जो ईस्टर्न यूपी है खासकर, सुबह सुबह चाय पीना हम्म और प्रोटीन रहित भोजन करना एक बहुत बड़ा कारण है। और अभी एक बहुत अच्छी चीज आई है सामने, जो आयुर्वेद के सिद्धांतों से मिलती है, रात्रि जागरण, निद्रा का वेग धारण करना। हम्म, जितने भी मरीज हैं उनमें शराब कुल 33% में मिली है, जो बदनाम है। 66% लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं पी, और 20% ऐसे हैं जिन्होंने कभी खरीद के नहीं पी। वो भी डेटा मेरे पास है। तो पर शराब बदनाम है। 15% वो हैं जिन्होंने तंबाकू का सेवन किया। 8.5% है वो जो जेनेटिक है, हम्म, और 5% है जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, पर फिर भी बीमारी हो रही है। पर 93% ऐसे लोग हैं जो 12 बजे के बाद सोते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है। तो मेरी प्रैक्टिस डेटाबेस प्रैक्टिस है, पर रुकूंगा नहीं। तस्वीरें लिखे जा रहा हूँ, इबारत लिखे जा रहा हूँ, पेपर छापे जा रहा हूँ, मेरी रीडरशिप बढ़ती जा रही है। मैं एक नॉन एकेडमिक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। मुझे पेपर लिखने का क्या फ़ायदा है? पर मेरा मेंटर है मेंडल, चर्च का फादर था, काम करता एविडेंस गया बेस्ड और लिखता गया और मर गया। 20 साल बाद लोगों ने किया। तो मैंने पैनक्रेटाइटिस के केस में अपनी इबारत लिखी है, ब्लड कैंसर में लिखी, पर 36 साल के बाद जब मैंने देखा कुछ सुनवाई नहीं, मैंने छोड़ो। तो मैंने पैनक्रेटाइटिस का इलाज एक स्ट्रेटेजी के लिए किया है, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस से 20 से 55% लोगों को कैंसर होता है, और मेरी दवा के बाद कैंसर हो ही नहीं रहा है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट आर कॉलिंग मी, वैजी यू हैव ए प्रिवेंटिव मॉडल फॉर कैंसर। वेरी नाइस 5 ऐसी चीजें जो पैंक्रियाटाइटिस से बचने के लिए लोगों को नहीं करनी चाहिए रात का जगना, ओके और सुबह का नाश्ता जरूर करना चाहिए टाइम पर, और पूरा प्रोटीन वाला नाश्ता। प्रोटीन रिच हम फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कार्ब, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन। फाइबर्स और हाँ स्ट्रेस, किस बात का स्ट्रेस है? हम्म एक शब्द होता है इंशाअल्लाह, इसका मतलब क्या होता है? कि अल्लाह ने फ्यूचर चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो हाँ फ्यूचर और एक होता है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ इसका क्या मतलब होता है? कि ब्लेस्ड जो ब्लेस्ड है। हुआ तो हाँ, दो शब्दों के बीच में सारी दुनिया हम्म है। आपका लाओगे इंशाअल्लाह, हम्म और कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म तो मैं बहुत गया हूँ, हम्म, और शायद आई मस्ट बी द ओनली पर्सन हम्म, नॉन मुस्लिम जो पाकिस्तान 50 बार गया है। तो हर जगह कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने देखा वहाँ के जो लोग हैं, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा बात ही नहीं करते। कोई मर गया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, जी गया तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ये है क्या? बोला अल्लाह की मर्जी। तो मैंने कहा फिर जब इतनी अल्लाह की मर्जी, तो टेंशन किस बात की है? स्ट्रेस किस बात का है? तो हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं आजकल, स्टडी स्ट्रेस है। और एक होता था घर में जाके तनाव खत्म होता था, अब घर के तनाव को कौन दूर करेगा? चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए। तो जो हमारे बढ़ते हुए स्ट्रेस हैं, छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है, उसको पढ़ाई का स्ट्रेस है, उसको इसका स्ट्रेस है। अरे पैदा तो सब मरने के लिए हुए हो, जिंदगी जी लो ना। तो चिंतित जीवन। Right. और ये अगर चिंता करो किसी उद्देश्य के लिए कर, अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो। तो पैनक्रेटाइटिस में प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, मिनरल डेफिशिएंसी, रात्रि जागरण आर द मेजर कॉज। ओके जो पेशेंट्स हैं पैनक्रेटाइटिस के जिनको एक बार पैनक्रेटाइटिस हो चुका है ये तो मैंने आपसे पूछा कि एक हेल्दी ह्यूमन को क्या पैनक्रेटाइटिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए जो पेशेंट्स हैं जिनको एक बार हो चुका है पैनक्रेटाइटिस उनको आफ्टर क्योर कौन एक ऐसी चीज जिससे खास तौर से बच के रहना चाहिए नहीं, एक के अटैक के बाद तो ठीक हो गए अपने आप। नहीं वो ठीक हो गया पेशेंट उसके बाद नहीं, लाइक एक अटैक हुआ है, हाँ वो ठीक ही तो नहीं होता है एक अटैक के बाद। पैनक्रेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है, अगर किसी हाँ को एक भी हो गया, वो प्रोग्रेस होती रहती है। तो क्या पैनक्रियाटाइटिस क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस कभी ठीक नहीं होती नहीं जी, उसको सिर्फ इट इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज। ओके लाइफ को छोटा करती है। हम्म 55% लोग अमेरिका में 20 साल में मर जाते हैं। अब हम्म मेरे पास जो डेटा है, 92% लोग 10 साल जीते हैं। अच्छा तो वंस पैनक्रेटाइटिस मीन्स फॉर एवर।
द नंबर ऑफ स्टडीज ओके। तो बढ़ती रहती है, अपने आप नहीं जाती है। हम्म। तो उसका इलाज करना जरूरी है, और इलाज एलोपैथी में है नहीं। तो उनको ऐसी क्या नहीं करना चाहिए? कोई एक चीज जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा एक चीज से कोई डाकू नहीं बनेगा और एक चीज से कोई अच्छा, साधु नहीं बनेगा। तो यही सब 5 चीजें जो तो है आहार विहार औषध आयुर्वेद लिखेगा ही नहीं फिर आहार विहार औषध क्यों लिखेगा? राइट, राइट, फिर तो पंचमहाभूत की भी जरूरत नहीं थी। राइट। तो जिंदगी में एक चीज से कुछ नहीं होगा। वो तो एलोपैथी की सोच है कि एक मॉलिक्यूल से ठीक होगा। अकेला तो आप भी नहीं चला सकती, मैं भी जरूरी हूँ, आप भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। अकेले क्या करके दिखाओगे? अकेला चना क्या पहाड़ फोड़ेगा? कई बार अकेली चने ने भाड़ फोड़ा है, ऐसा रामधारी सिंह दिनकर ने वो अपने एक गद्य बोलने दो उनको। में लिखा है। देखो, बोलने दो, उसमें अहंकार की बू आएगी। आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, बट टीम वर्क इज ऑलवेज बेटर। अकेले तो आप बालक भी पैदा नहीं कर सकते, ना अकेले राइट, पाल सकते हो। राइट, राइट। वो कोई कहता है ना, बिहाइंड ए सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मैंने गलत, एक वाला तो मैंने पागलों से देखा है। एक माँ होती है, हाँ क्यों जी? जी। फिर आपके जीवन में जो भी आती है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे आपकी सहेली हो, चाहे चेली हो, चाहे सेक्रेटरी हो, दूसरी हो गई ना। हम्म। एक कहाँ से हो गई? वेरी ट्रू। हाँ, एक बार में एक होती है तो काम हो जाता है। हम्म। राइट। आयुर्वेद से क्या कैंसर ठीक हो सकता है? अरे वही तो बताया मैंने, 11 में से 11 नहीं, मरीज ठीक किए ब्लड हैं। कैंसर की हम सिर्फ बात नहीं अरे करते देखो, हैं। ऐसा है ना, हाँ। मैंने कैंसर को ठीक करे अलग अलग तरीके के। और हो सकता है, तो एक्सप्लोर क्यों नहीं करते हो? डेटा क्यों नहीं बनाते हो? हम्म। जैसे अभी बहुत लोग क्लेम कर रहे हैं क्लेम की कि बात छोड़ो, डेटा चाहिए। कैंसर ठीक। डेटा चाहिए। हाँ। आयुर्वेद की बिगेस्ट वीकनेस है सिंगल केस रिपोर्ट, हम्म। शॉर्ट टर्म फॉलो एंड पुअर रिसर्च मेथोडोलॉजी। आपको राइट, कैंसर हो गया, आप कीमोथेरेपी कर रहे हो, ये भी खा लो, वो भी खा लो, ठीक हो गया, बच गया तो आयुर्वेद से ठीक हो गया। ऐसे सेंटर चल रहे हैं देश में। पर उनकी राइट। जब स्क्रूटनी हो रही है तो बता रहे हैं कि ओवरऑल सर्वाइवल में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है, साइड इफेक्ट कम करा लो। तो हम आयुर्वेद के लोग केवल साइड इफेक्ट दूर करने में लगे हुए हैं, इफेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। राइट, राइट। आपके सामने मैंने ब्लड कैंसर की मिसाल इसलिए पैदा की थी हम्म। कि शायद लोग चेतेंगे, इसमें काम करेंगे। किसी को सुनवाई नहीं है। ये। ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को होगा तो 2 साल 5 साल जी जाएगा। पर जो ब्लड कैंसर मैंने ठीक किया है, वो अगर इलाज नहीं होगा तो 1 महीने में मर जाएगा। राइट। उसको जब ठीक किया तो इसका मतलब आयुर्वेद से एक मिसाल पैदा की ना। तो क्यों नहीं कूद रहे उसके अंदर? ट्रू। रसशास्त्र की तो बात ही नहीं हो रही है। अगर आपके पास रसशास्त्र है, इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो वाई यू आर नॉट जंपिंग इनटू इट? रसशास्त्र में बच्चों को थोड़ा और ज्यादा जो है स्किल जो है डेवलपमेंट की, या अरे मुझे लगता है कि बच्चों से स्पेसिफिकली जो ज्यादा तो इनको जो पढ़ाने वाले वो भी तो करे ना कुछ। राइट। आपको एग्जाम्पल पैदा करनी पड़ेगी कि आपको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। हम्म। आप अगर कहीं पर बैठे हैं तो आप पढ़ा रहे हो, पर कैन यू शो एविडेंस ऑफ दैट इफेक्ट? अगर मैं इफेक्ट देखूंगा ही नहीं तो कैसे काम चलेगा? आज मेरे पास तो बच्चे वैसे आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। डेटा चाहिए राइट। और एफिकेसी का डेटा चाहिए। बट सर अब तो स्टार्ट हो गया, अब कर रहे हैं लोग, पहले से तो बेटर ही है। व्हाट देखो, डू यू से? देखो मेरी उम्र बीत गई, 48 साल हो गए। कब करेंगे, क्या करेंगे, मैं सुनता आ रहा हूँ। कैंसर का इलाज निकल गया, आज भी कैंसर नंबर 1 किलर। रिलैप्स रिमेन इज रूल। और हिंदुस्तान आज दुनिया की कैपिटल बन गया है कैंसर की, क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद है। अभी मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में लेक्चर दिया गोवा में, कि पहले अब पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट दुनिया में 1652 में आया। वो उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला। हिंदुस्तान में 1937 में आया। और आज 2025 में जब दुनिया में 28 लाख लोग पैनक्रेटाइटिस से पीड़ित हैं, तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान में ही आयुर्वेद है। हम बात करने के लिए तो बहुत अच्छे हैं। हमने कहा हमने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, पर वैक्सीन सबको क्यों लगी? सबको लगी ना। ट्रस्ट इशू है ना नहीं, अभी ट्रस्ट तो। नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ही हम पे ट्रस्ट नहीं किया। हाँ। बात तो करते रहो, भाषण देते रहो, पर हम आयुर्वेद के लोग ही कभी कोई ऐसा एविडेंस नहीं दे पाए। एंड वैलिडेटेड भी तो नहीं था, तो तो वही कैसे? वैलिडेशन नहीं किया। हाँ। तो बातें तो मैं सुनता आ रहा हूँ, हम होंगे कामयाब, एक दिन गाना बहुत अच्छा है, पर आज की स्थिति देखो। जी। हम किसी भी क्षेत्र में, हम हम मिसाइल बनाते हैं, पर जो कोई दूसरा बना लेता है। हम्म। बना तो हम सब रहे, पर हम इनोवेटिव नहीं है।
बट सर पहले से तो लोग बेटर वर्क कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं, अच्छे पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले से मैंने आयुर्वेदा? मैं आयुर्वेद के किसी भी कॉलेज में जाता हूँ, सबसे पहले पूछता हूँ, डू हैव एनी डेटा ऑफ योर ओपीडी? हम्म। कि आप बोलते हो 800 ओपीडी में आते हैं, दोबारा कितने आए? हम्म। दोबारा आए, जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए? कितने लोगों ने दवा घर में जाके खाई नहीं? राइट बोले राइट। जो नहीं आए वो ठीक हो गए। मैंने कहा ये भी तो हो सकता है उन्हें दवा खाई नहीं हो या ठीक ही नहीं हुआ। अब वाई डोंट यू कॉल? किसी के पास भी डेटा नहीं है ये। तो कल मैं जिस कॉलेज में गया था, तो उन्होंने बोला वैद्य जी 3 साल पहले आए थे, यही बात उस दिन भी बोली थी हम्म। और आज भी फिर आते उन्होंने पूछा मेरी डेटा। किसी कॉलेज में भी ओपीडी का डेटा तो है नहीं, आप बात लंबी लंबी कर लो। हम्म। हमारी ओपीडी में इतने मरीज आते हैं, अबे ठीक किस बीमारी के हुए? अब बहुत आसान है। आपके पास मान लीजिए 800 मरीज आए, आपके पास तो इंटर्न है, मेरे को तो सबको नाक से पैसा देना पड़ता है। यहाँ तो पैसा दे के पढ़ रहे हैं लोग। हम्म। तो देखो कि ये लोग आए थे, अब ये कहाँ गए? कुछ लोग वापस आए, कुछ लोग नहीं वापस आए। जो नहीं है उनको फोन करो, क्यों नहीं आए? जी मैंने दवा नहीं खाई। लिखो नहीं दवा खाई, क्यों नहीं खाई ये बता दो। नहीं बता दो तो भी चलेगा। हम्म। जी हमको फायदा नहीं हुआ, वो लिखो। एक ने बोला मैं ठीक हो गया, उसको लिखो। हर चीज लिखो। अब जिनको फायदा हो रहा है उनको लिखो कि किनको फायदा हो रहा है, राइट। बन जाएगा ना डेटा। पर किनको कौन से ब्रांड की दवा से फायदा हो रहा है कि अलग अलग आती है। तो पहले जब ये वाली देते हैं तो फायदा होता है, ये वाली देते हैं तो नहीं फायदा होता है। इच्छा शक्ति तो चाहिए, वो कहाँ से आएगी? पर जब हम लोग बोले कि हमने आयुर्वेद का जो है 1,000 रुपये रोज की दवा खा रहे हैं लोग, इतने बिलियन में हो गया है, तो आयुर्वेदा वेलनेस नहीं है। आयुर्वेदा तू तक तू तूतिया मसाज कराना नहीं है। आयुर्वेदा जान बचाने वाली दवा है। आप उसको वेलनेस में क्यों डाल के बैठे हो? राइट। आप इलाज करने वाला आयुर्वेद किधर है? मसाज आयुर्वेदा है, टूरिस्ट आयुर्वेदा है, कॉस्मेटिक आयुर्वेदा है, जिसे देखो कॉस्मेटिक में लगा हुआ है। रसशास्त्र की बात ही नहीं हो रही है जो इलाज कर सकता है। और मैं तो बड़ी बात बोलता हूँ, हमारे देश के 5-6 बड़े बड़े सेंटर्स हैं आयुर्वेद के। व्हाट इज द क्लिनिकल एक्सीलेंस फॉर एनी डिजीज? शास्त्र सूत्र सब बोलते हैं, पर शास्त्र सूत्र पे रिलैक्स कितने लोग होता है किसी को नहीं पता। डू वी पब्लिश दैट? अगर हम देखें तो सब ठीक हो जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिलैप्स तो होते होंगे, नहीं तो डेटा किधर है? शल्य वालों के पास होंगे। नहीं कहीं भी होगा, पब्लिक में होना चाहिए ना। हम पैनकेटाइटिस में बोलते हैं कि हमारा डेथ रेट 2% है। हम्म। हम आराम से बोलते हैं 2% है, 92% को हम 2% पे ले आए। हम्म। प्रोग्रेशन 2% लोगों को है। इतने लोगों ने दवा ली पर खाई नहीं। दैट इज द डेटा। आज दिखाऊंगा, वही दिखाऊंगा मैं। वेर इज द ऑनेस्टी? ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए, और आई थिंक कि अब कर रहे हैं, भले ही थोड़ा मे जो बी भी है, स्लो हो सकता हमारे है, यहाँ जिस मे तरह बी। से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हाँ। खुले हैं, उसके हिसाब से मेरे पास एक खबर आई एक बहुत बड़े सेंटर से कि आप कैंसर का प्रोटोकॉल लिख दीजिए, मीटिंग हो रही है। मैंने कहा भाई ठीक करूंगा तब प्रोटोकॉल लिखूंगा ना, ऐसे नहीं नहीं, वो है कि आपको प्रोटोकॉल लिख दो, ठीक हो चाहे ना हो। ऐसे होता है क्या? ये क्या? देश के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, मुझे बुलाया गया। मैंने कहा मैं आऊँगा प्रिवेंटिव मॉडल के लिए कि पेनक्रियाटाइटिस का इलाज करके पेनक्रियास कैंसर ठीक हो रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि 2,500 मरीज छोटे नहीं होते और 30 साल का फॉलोअप भी छोटा नहीं होता। राइट। पर आई एम नो बडी टू राइट ए प्रोटोकॉल फॉर कैंसर। कैंसर तो 700 तरीके के हैं। तब तो हमने तो प्रोटोकॉल लिख दिया, हम तो दवा दे रहे हैं, मरीज जी। वो तो ये मान के बैठे कि 2 महीने का मरीज 4 महीने जी गया। जी। राइट। कोई आपके पास कोई ऐसा केस आया जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपको टच कर गया हो? मेरे को तो सारे टच करते हैं क्योंकि मैं दिल से इलाज सारी करता हूँ। पेशेंट? मैं हर मरीज का काम दिल से ही करता हूँ। कोई आउट ऑफ द वे, नहीं, कोई पेशेंट? नहीं ऐसा कुछ नहीं। जिसको भी करता हूँ मैं पुत्रवत बन के ही इलाज करता हूँ, नहीं तो नहीं करूँगा। नाइस, दैट्स अमेजिंग। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है उसमें। पता है ना, मुझे पक्षपात पसंद नहीं है। जी। मेरे लिए जो भाग गया सो भाई, बाकी सब कसाई। सलीम शेरवानी का मैंने जिक्र किया, जी। और मेरा एक बड़ा भाई भी है। पर सलीम शेरवानी का मेरी जिंदगी में जो रोल है, वो मेरे खून वाले भाई का नहीं है। सुनेगा, पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी चलेगा। मैं बात बोलता हूँ। जी। जी। तो मेरा क्या रिश्ता है उनसे? तो मैंने खून के रिश्तों में मुकदमे चलते देखे। राइट राइट।
वो कौरव और पांडव ना खून के रिश्ते थे, हम्म पर मदद किसने की? अर्जुन, वो कृष्णा ने, जो कि उससे कुछ दूर तक रिश्ता नहीं था। तो आपको जिंदगी में अच्छे दोस्त चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए। और दोस्त पता है कौन है? जिसको पाने की इच्छा ना हो, निस्वार्थ हो जो। बस। राइट। एक फाइनल मैसेज जो आप मेरे ऑडियंस को देना चाहेंगे। ऑडियंस कौन है? मेरी ऑडियंस सारे आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी के और कॉमन पीपल भी हैं, कॉमन पब्लिक है। तो मैं, मेरा हाँ। आयुर्वेदा फैकल्टी के लिए है हम्म, कि जानो पहचानो तुम कौन हो, क्यों आए हो। दो तरह के लोग आयुर्वेद में वर्णन है, क्योंकि आयुर्वेद एक शास्त्र है, दार्शनिक। और वहां पे लिखा है, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो खाना खाना, पानी पीना, सोना और बच्चा पैदा करना, ये तो जानवर भी करते हैं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है? मनुष्य जो दूसरे के लिए जीता है। कोई गाय अपना खाना छोड़ के अपने बच्चों को नहीं खिलाएगी, कोई मुर्गी भी ये काम नहीं करेगी, खिलाएगी पर खुद भी खाएगी, पहले खुद खाएगी। वो जानवर का काम है। तो आप आयुर्वेद में आए हो, तो आयुर्वेद में अपने लक्ष्य निर्धारित करो, क्या करना चाहते हो। कल मेरे से किसी ने पूछा, आप एमओ बनने का कभी नहीं सोचा? अब तो पगला गया क्या? तो आपकी अगर सोच है कि हमें केवल डिग्री लेनी है, नौकरी करनी है या एमओ बनना है, तो वो सोच करते रहोगे तो आप भी उसी तरह रहोगे। ये शाम मर, वो है भूमि भार भूता, धरती पर भार की तरह मनुष्य के रूप में मृग रहोगे। आप अगर वैद्य बने हो तो एक कविता की है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसे तो अपने जीवन को अर्थहीन बनाओ। वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स। तो मैं करता हूँ। बहुत एनर्जेटिक। मुझे पता है ना, मुझे आज मजा क्यों आया? सुन लो। मुझे आज क्यों मजा आया कि आज मैं बीएचयू जैसे संस्थान में एक सरकारी सम्मान, सरकारी फंक्शन में एक प्राइवेट आदमी हूँ, और अपनी बेबाकी के लिए जाना जाता हूँ। कई लोग मुझे बदतमीज बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं वो तो बहुत बेहुदा बोलते हैं, पर यहाँ से बोलता हूँ अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। पर अगर आज मेरे को बुलाया जा रहा है, इसका मतलब मेरा रास्ता ठीक था। 3 यूनिवर्सिटी मुझे प्रोफेसर बनाया है, मैं देश की 3 यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, 42 रिसर्च पेपर लिख चुका हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं? तो जीवन उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य विहीन नहीं होना चाहिए। कुछ तो करो। मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, रैपिड फायर राउंड हम लोग इसी एपिसोड से स्टार्ट करेंगे। सो आप मैं क्वेश्चंस पूछती जाऊंगी, आप जो है उसका आंसर करेगा। वन आयुर्वेदिक हर्ब यू कांट डू विदाउट। एक आयुर्वेदिक हर्ब जिसके बगैर आपका काम नहीं चलता। ये जस्ट वन वर्ड आंसर। एक ज्ञान और जीभूतम जगत किंचित बिल्कुल नहीं दूंगा। संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसमें औषधि गुण नहीं है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है। कंफर्ट फूड। हाँ, योर गो टू कंफर्ट फूड। ठीक है। आपका कंफर्ट फूड जब भी मन हुआ तो आप एक कंफर्ट फूड, या कभी जो है लो फील करते हैं तो, या अच्छा फील किए तो, मतलब हमेशा जो है कोई एक ऐसा फूड जो आपका कंफर्ट फूड हो। कंफर्ट फूड हाँ। डिपेंड्स करता है बना कौन रहा है, क्या बन रहा है, किस समय। अगेन ये जिसका जवाब नहीं है मेरे पास, मैं मेनूटेरियन। अच्छा मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। The first word that comes to mind when you hear Ayurveda. चोरों की मंडी। Morning person or night owl? डिपेंड्स हु इज विद मी। A book, Ayurveda or otherwise, you would recommend everyone to read. आई एम ए बैड रीडर। You won't recommend any books? नो बुक। Okay. One myth about Ayurveda you wish people would stop believing. फिर से बोलो। One myth about Ayurveda you wish people would stop believing. मतलब क्या हुआ इससे? कोई एक ऐसा आयुर्वेदा का मिथ जो आपको लगता है कि लोगों को उस पे बिलीव नहीं करना चाहिए, जो सदियों से लोग बिलीव करते आ रहे हो, अब उनको उस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। क्लेम्स। क्लेम्स। ओके।
इफ नॉट एन आयुर्वेदिक फिजिशियन व्हाट वुड यू हैव बीन? इसका आंसर तो मैं ही बता दूं, अगर आप आयुर्वेदिक फिजिशियन नहीं होते तो आप क्या होते? मैं बोलूं, टेल मी इफ आई एम वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। बोलो आप बोलो। माउंटेनियर। हाँ? माउंटेनियर। नहीं नहीं, देखो ऐसा है ना, नहीं। बात सुनो, आपका जो सवाल है ना, हाँ, अगर ऐसा हो तो आप जो है उसकी बात करो, जो बीत गया उसके बारे में बात क्या करनी है। ये सर ऐसी रैपिड नहीं, अगर फायर आप है पूछोगे, ना आप ये पूछो हाँ, अगले जन्म में क्या बनोगे, तो बनूंगा 1000 बार बीएमएस बनूंगा। आप वही बता दीजिए, ये बोलो, अगले जन्म में व्हाट, अगले आप पूछो 1000 बार सवाल, बीएमएस। आप पूछो, ओके। आप पूछो सवाल, व्हाट वुड टी यू लाइक टू बी। कॉफी और हर्बल डिकॉक्शन, हाँ, क्या प्रेफर करते हैं आप, टी कॉफी या हर्बल डिकॉक्शन? तीनों ही हर्बल डिकॉक्शन नाइस। है। वन प्लेस इन इंडिया यू फील मोस्ट कनेक्टेड टू आयुर्वेदा। इंडिया का कोई एक ऐसा प्लेस जो आपको आयुर्वेदा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कराता है? नन, वन। सारी है। क्योंकि पूरा ये भारत ही भारत आयुर्वेद में का। पूरी दुनिया है, आयु हिता हितम, आयु के लिए हितकर जहाँ पर है, अहितकर है, हम्म, वहीं तो लिखा है आयुर्वेद, आयुर्वेदा पूरा कैन नॉट दिन। बी, हाँ, एक हाँ, जगह हो ही नहीं सकता। ओके। आयुर्वेद को अगर आपको डिस्क्राइब करना हो 3 वर्ड्स में तो क्या करेंगे? जीवन की आन शान बान। Very nice. Thank you so much, sir. That was an amazing talking with you. It was an amazing talk. Thank you so much. मैं अपने सभी दर्शकों का मेरा पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे गेस्ट पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से मेरे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। आपको अगर मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों में ये नॉलेज शेयर हो। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी डू रीड ऑल द comments and we will try to answer it. Till then, take care. Have a nice day.